वो इसको मेनली फाइट करती है, लड़ती है, और उसके जो दुश्मन है वो है वायरल लोड। कितना वायरल लोड आपके पास, कितने नंबर ऑफ वायरस आपके थ्रोट में है, दूसरे बीमारियां क्या हैं, आप कहीं दूसरी कमियों से भी ग्रसित तो नहीं है। तो ये सारे के सारे हम देख रहे हैं। यहाँ पे एक रस्सा कसी का गेम सा दिखाई दे रहा है, जिसमें एक भाई साहब हैं जो अकेले हैं और बाकी 3-4 लोग पीछे हैं, उनको खींच रहे हैं। तो ऐसे में जरा ये भाई साहब अगर थोड़े भी कमजोर होंगे तो इनको नुकसान हो जाएगा और वो लोग जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स। लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम तो ये गिलोय भी ले रहे थे और सब कुछ ले रहे थे, उसके बावजूद भी तो आप में कोई दूसरी बीमारी होगी है किसी और कारण से, है ना। तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार से ईगो करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इस बात को मान लेना चाहिए कि बीमारी सभी को हो सकती है और उससे सावधान रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी बीच बीच में टीवी पर ऐड लेके आते थे कि 2 बूंद जिंदगी की पिलाओगे तो पोलियो से मुक्ति मिल जाएगी। अभी मैंने थोड़ा सा उसको परिवर्तित कर दिया है। मैं बोलता हूँ कि भैया 2 बूंद खांसी की यदि आप ले लोगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप मृत शैया तक भी जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई संक्रमित व्यक्ति या असंक्रमित व्यक्ति भी खांस रहा हो तो उनसे आप दूर रहें, उनको बोलें कि वो मास्क आदि पहने। और एक कफ में 3000 से लेकर के और 20 करोड़ तक के वायरल पार्टिकल हो सकते हैं, जिसमें 1000 ही काफी होते हैं आपको इन्फेक्शन देने के लिए। तो ये सब चीजें जो है वो हमको जान लेनी चाहिए। अब है कि लक्षण जो है वो कब से कब तक रहते हैं और हमें कब तक धैर्य बांध के रखना है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो बुखार है वो पहले दिन से कई बार दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होता है और वो 10वें-12वें दिन तक चलता है। खांसी का सबसे लंबा ड्यूरेशन रहता है वो 20 दिन, कभी कोई महीना भर, और उससे बाद भी हमको परेशान कर सकती है। सांस की दिक्कत आमतौर पर 6-7वें दिन आना शुरू होती है और वो यदि बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, हमारा शरीर हार रहा है, तो सांस की दिक्कत बढ़ती जाती है और यही सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी। तो वो लोग फिर आईसीयू में एडमिट होते हैं और वेंटिलेटर आदि की आवश्यकता पड़ती है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट सा हमको लगता है कि चार्ट ये थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन मैं इसको लेके इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब दे देता है, हमें संतुष्ट भी कर देगा। जो वायरस घुसा हमारे पास, वो आया, हम संक्रमित जब हुए तो उस वक्त हमारे में कोई लक्षण नहीं आते हैं और वो पहला दूसरा दिन होता है, तब तक वायरस जो है वो दोस्ती कर चुका है, वो अंदर जा चुका है और 2 दिन तक उसने कोई भी लक्षण नहीं दिए, किसी प्रकार का कोई एजिटेशन नहीं हुआ, जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। लेकिन तीसरे या चौथे दिन जब उसकी सेना बन जाती है तो फिर फूट के बाहर आ जाता है और वो जो है मैक्सिमम लोड का टाइम होता है, उस समय सबसे ज्यादा वायरस होते हैं। इस वाली फेज को हम लोग वायरिलिया कहते हैं और उस वायरिलिया के फेज में ही आपको लक्षण आना शुरू होते हैं। तो उसमें आपको थकावट, बुखार, खांसी, डायरिया, कफ, हेडेक, ये सब आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे 7वें-8वें दिन तक वायरल रेप्लिकेशन कम हो जाता है। अब चूंकि वो सेना हमारे शरीर के अंदर घुस चुकी है तो ऐसे में हमारा शरीर भी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। तो हमारी जो छाती है वहां पर बहुत सारे लोकल इम्यूनिटी सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स हैं जो इनकी मारक क्षमता रखते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ऐसे में बहुत सारे पदार्थ बनाने लगते हैं जो हमारे ही लंग का सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो जगह जगह वहां पर छोटी छोटी जो खून की नलियां हैं उनको बाधित कर देते हैं और ऐसे में आदमी ARDS या पल्मोनरी स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये कुछ समझने वाली बात है। इसमें हम देखें तो 6-7वें दिन से वायरस बहुत कम है हमारे शरीर में, इसीलिए रेमडेसिविर की जो बात की जाती है, हम लोग बहुत सारी चर्चा सुनते रहते हैं, उसकी आवश्यकता सिर्फ शुरुआत में जब तक वायरस बन रहा था, जब तक वायरस मरने लगा तो उसके बाद में फिर उसकी आवश्यकता नहीं, हमारे शरीर हमारे खिलाफ हो रहा है। अब है कि कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई हमने तो पहले दिन जब हमको बुखार हुआ हमने RT-PCR कराया तो उस समय आपके पास वायरल लोड ही इतना नहीं था, आप जो है वो इसलिए निगेटिव आ गए, लेकिन चौथे 5वें दिन कराएंगे तो और ज्यादा वायरस रहेंगे, उस समय इस बात की चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप पॉजिटिव हो जाएं। और ये देखें तो एक लंबे टाइम तक, क्योंकि जो PCR है आपका, RT-PCR नाम का टेस्ट है, ये वायरस जिंदा है कि मर गया इस चीज को नहीं डिफरेंशिएट करता है। ये वायरल प्रोटीन्स रहते हैं जिनको डिटेक्ट करता है, तो वो वायरल प्रोटीन बहुत लंबे समय तक रहते हैं और कभी-कभी तो देखा गया है कि 3-3 महीने तक रहते हैं। तो इसलिए हम अपने सभी मित्रों को, सभी भाइयों बंधुओं को ये सलाह देते हैं कि एक बार लक्षण अगर चले जाएं तो
आप आरटी-पीसीआर के लिए ना परेशान हो कि आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप समझ लीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं, आप उसके लिए चिंतित नहीं हो। आरटी-पीसीआर बहुत लंबे समय तक पॉजिटिव आ सकता है। अब अगली बात है कि हमको कब चिंतित होना चाहिए। तो आज का जो मेरा चर्चा है वो सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस है कि हमको कब चिंतित होना चाहिए और जब हमको इन्फेक्शन हो तो उस समय क्या करना चाहिए? जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है? और हम कैसे बचे रह सकते हैं? तो यही कुछ बिंदु हैं जिन पर हम घूम फिर के फ़ोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में किसी प्रकार का जो भ्रम है, संदेह है, वो दूर होता जाए। तो वो चेतावनी वाले साइन्स क्या हैं, जिनसे हमको पहचान लेना चाहिए? तो पहला है कि अगर बुखार आ रहा है मरीज़ को और वो पैरासिटामॉल ले रहे हैं, उसके बावजूद भी 101 से कम नहीं हो रहा है और ये लगातार 2 दिन तक चलते जा रहा है या 3 दिन तक, तो आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, बल्कि इमरजेंसी पहुँच ही जाएँ। या 103 से ऊपर चला गया है फ़ीवर, पैरासिटामॉल ना लिया है आपने और वो या बुखार आपका 8-9 दिन क्रॉस कर चुका है। ठीक इसी तरीके से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं घर में, तो हमें पल्स ऑक्सीमीटर हम सभी को अपने घरों में खरीद के रख लेना चाहिए। ये सभी के लिए काम का इंस्ट्रूमेंट है और मार्केट में अवेलेबल है। इसमें देखें कि 94% से जो हवा में हम रहते हैं साधारण वेंटिलेटेड रूम में, तो 94% से कम हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि यदि किसी प्रकार से हमको साँस में दिक्कत होना शुरू हो गई या चेस्ट टाइटनेस लगी या फिर हमें लगा कि हमारा मानसिक बदलाव हो रहा है, तो ये सब दर्शाता है कि ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, सैचुरेशन 80 के आस-पास होगा, तभी मानसिक बदलाव आते हैं, तो ऐसे में ज़रूर दौड़ जाना चाहिए। हम ये देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिनमें टेस्ट करा लिए जाते हैं, उनको डॉक्टर ने कहा है, तो अगर उनका सीटी स्कोर जो है वो 13 से अधिक है या सीआरपी बढ़ा हुआ है, 10 से ज़्यादा है, तो थोड़ी-सी चिंता होनी चाहिए। अब कौन-सी चीज़ें हैं जब हम ये चिंता वाली भी स्टेज से आगे हैं, जब हमको इंतज़ार नहीं करना है और सीधे अस्पताल पहुँच ही जाना है, तुरंत मेडिकल इमरजेंसी टाइप की चीज़ है। वो है कि हम बिल्कुल ही वीक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फटीग है और फ़ीवर है वो 103 से नीचे उतरा ही नहीं है डिस्पाइट एनी मेजर्स, तो हमको अस्पताल जाना ही जाना है या हम एकदम अचानक से साँस आना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि जो छोटी-छोटी वेसल्स हैं हमारे लंग्स में या फिर हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, वहाँ पे थ्रोम्बस बनने लगते हैं और वो दोनों चीज़ों में बाधा पहुँचाती है और एकदम अचानक से साँस उखड़ जाती है। यही कारण है कि जो यंग लोग हैं वो एकदम अचानक कल तक ठीक थे, आज वेंटिलेटर पे चले गए, तो ये रीज़न रहता है। या जिनके भी टेस्ट हुए हैं तो उनमें फेराइटिन लेवल बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा सेल काउंट आ रहा है या सीआरपी 50 से ज़्यादा हो गया या सीटी या एक्स-रे में छाती में 50% के आस-पास दिखाई दे रहा है कि पैचेज़ आ गए हैं, इन्वॉल्वमेंट है, तो ज़रूर जाएँ। मेरी दोबारा से प्रार्थना है, मैं फिर से कहूँगा हम सभी लोगों से कि अगर जितने भी मैंने लक्षण इसमें गिनाए हैं, इनमें से कोई भी एक भी लक्षण आ रहा है, तो आप समझिए कि 50% चांस है कि आपको कोविड है। 2 लक्षण आ रहे हैं, तो आप 70-80% समझिए और 3 आ रहे हैं, तो टेस्ट पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, आपके एक्स-रे में क्या है, इर्रेस्पेक्टिव आपको कोविड है और आप होम आइसोलेशन में जाइए, आप अपनी दवाएँ शुरू करिए। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अब आता है कि हमको लक्षण हो गए, तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में पहली चीज़ है कि आप अपने को आइसोलेट करें। आप एक अलग कमरे में अपने को रखें, अपने को जाएँ वहाँ पर मास्क का प्रयोग करें, N95 मास्क और कोशिश रहे कि जो कमरे में आप रहते हैं वो वेंटिलेटेड हो, वहाँ पे वॉशरूम एक अलग से हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्ट कराएँ और किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कंसल्टेशन का फ़ायदा ये है सेल्फ मेडिकेट ना करें क्योंकि आपको जब परेशानी होने लगेगी या किसी प्रकार की दुविधा होगी, तो जो सबसे आपके करीब का डॉक्टर है और जिसको आपकी हिस्ट्री पता है, वो आपको सबसे पहले मदद कर सकता है। आप किसी दूसरे को बात करेंगे, वो समझने में समय लेगा, पहुँचने में टाइम लगेगा और ये सब समस्याएँ आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उसमें ये जजमेंट आ जाएगा कि ट्रीटमेंट इस घर में होना चाहिए या फिर अस्पताल में होना चाहिए और वो स्टार्ट करें। मैं सभी को सलाह देता हूँ, एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट होता है, तो वो 6 मिनट का वॉक टेस्ट ज़रूर करें और ये सभी लोग करें, चाहे आप वो हेल्दी हैं या उस समय अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ डायग्रामेटिक है, मैंने जब बता दिया है ये सारी बातें। कौन से टेस्ट कराएँ? हमको लक्षण आ गए, अब हमको टेस्ट क्या कराना चाहिए?
तो बाजार में सारे टेस्ट हैं, एंटीजन है, आरटीपीसीआर है, सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सारे टेस्ट की उपलब्धता नहीं हो पाती है। पर इनमें सबसे अच्छा टेस्ट है आरटीपीसीआर। अब आरटीपीसीआर जो है इसकी 70% सेंसिटिविटी है, मतलब 70%, 100 में 100 लोग अगर कोविड से ग्रसित हैं तो उनमें 100 लोगों में 70 लोगों को बता सकता है कि कोविड है, और 30 तब भी रह जाएंगे, वो निगेटिव आएंगे। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो सिर्फ 70% है। 30 लोग जिनको लक्षण है, जिनको बीमारी है, फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि लक्षण है तो आप 100% समझ लीजिए। अब अपने को उसी लाइन पे मैनेज करिए, क्योंकि हमें अपने को बचाना है, अपने परिवार और समाज को भी बचाना है। दूसरा टेस्ट है अच्छा, इसमें जो है वो एंटीजन एक दूसरा टेस्ट है। तो एंटीजन की जो सेंसिटिविटी है वो 40% है, लेकिन जहां पर आरटीपीसीआर उपलब्ध नहीं है वहां पर सरकार ने एंटीजन उपलब्ध कराए हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लक्षण है तो इसके निगेटिव होने पर भी आप समझ लीजिए कि कोविड हो सकता है, और उसके बाद आरटीपीसीआर हो सके तो कराना चाहिए। तो दोनों में आरटीपीसीआर बेहतर है। अगर एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमें आरटीपीसीआर की भी जरूरत नहीं है और हम 100% कोरोना से ग्रसित हैं। सीटी स्कैन मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं देता हूं पहले बार में कराने के लिए, लेकिन अगर इतनी ज्यादा सिम्टम है आपके डॉक्टर बोलते हैं तो वो बताएंगे। पर इसमें मैं ये कहूंगा कि एचआरसीटी कराएं, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। कुछ टेस्ट होते हैं जो आमतौर पर सभी लोग करा लेते हैं अपनी मर्जी से, तो प्लीज मत कराएं, उनकी उपयोगिता नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सीआरपी और डिडाइमर की आवश्यकता होती है। अगर आप माइल्ड कैटेगरी में है तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और हमारी मेडिकल फैटर्निटी में अलग अलग सोसाइटीज हैं, उन्होंने बनाया है, इनको कैटेगराइज किया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, यानी जो कुछ लोगों में बिल्कुल बहुत कम लक्षण होंगे, कुछ होंगे मध्यम प्रकार के, और कुछ बहुत ही गंभीर। तो जो मध्यम प्रकार के हैं हमको वहां तक अपने को संभालना है। इस समय हेल्थ बर्डन बहुत ज्यादा है। तो माइल्ड डिजीज उनको मानते हैं जिनमें सिर्फ फीवर हो रहा है, थकावट है, खांसी आ रही है, परंतु किसी भी प्रकार से सांस में कोई बाधा नहीं है, ऑक्सीजन सेचुरेशन हमेशा 94% से ज्यादा रह रहा है। तो वो लोग होम आइसोलेशन में रह सकते हैं और अपनी केयर कर सकते हैं, घर वाले उनकी केयर कर सकते हैं। दूसरी मध्यम कैटेगरी है जिसमें रेस्पिरेटरी रेट है 24 से ज्यादा हो गया है। तो 12 से 20 तक रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहता है, अगर 24 है तो इसका मतलब दिक्कत है। या फिर SpO2 उनका 94 से कम हो गया और 90 से ऊपर है, तो ये मध्यम कैटेगरी है और इनको एडमिशन की जरूरत या ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है। इनके लिए आपको अस्पताल ले जाना होगा। सीवियर वाले तो आप उससे पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान हो चुके होंगे, आप जानते हैं कि हमको मध्यम पे ही रिकॉग्नाइज कर लेना है, आगे डॉक्टर का काम है। अब है कि जो ये कोविड बीमारी है इसमें देखें तो लगभग 90% या उससे ज्यादा लोग वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं, यही माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। बस रहता है कि हम में भय व्याप्त हो जाता है। तो आप बिल्कुल भयभीत ना हो, हम और आप मिलके डट के लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। ये बीमारी है जिसमें हम 100% जीत सकते हैं। होम आइसोलेशन में हमको क्या करना है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, पानी खूब पीना है, पानी भरपूर 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, और हर 6 घंटे पे पैरासीटामोल लेते रहें। एटलीस्ट मैं एडवाइस करता हूँ शुरू के 5 दिन तो बिल्कुल लें, जिससे बुखार नहीं बने, हमारे शरीर में अपने आप उसको लड़ने की क्षमता उतने दिनों में आएगी। मैं कुछ बताऊंगा मल्टीविटामिन और विटामिन सी, जिंक इत्यादि, ये सप्लीमेंटेशन में ले सकते हैं। पर हमको मॉनिटरिंग करनी है, हर 6 घंटे पे SpO2 देखना है, और हर 6 घंटे पे ब्रेथ काउंट करनी है, हर 6 घंटे पे टेम्परेचर देखना है। ये 3 चीजें तो हमको हर 6 6 घंटे पे करते रहना है, जब तक कि हमारा वो समय निकल नहीं जाता है। जो इसमें थेरेपी है वो भारत सरकार ने आइवरमेक्टिन की सलाह दी है, जिसमें 12 mg हम लोग देते हैं प्रतिदिन 3 दिन तक लगातार, और कुछ जगहों पर इनहेलर्स भी दे रहे हैं। पर ये आप डॉक्टर पे छोड़ दें कि वो आपको क्या एडवाइस करेंगे। इसमें जो सप्लीमेंटेशन है, आप होम आइसोलेशन में है तो भी, आप प्रिवेंशन के लिए चाहते हैं तो भी, उनमें दोनों में ही विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक का रोल है। जो विटामिन डी है वो बूढ़ों में और फीमेल में, स्पेशली जो 45 ईयर से ऊपर की हैं, उनमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और इसकी जो डोज है वो लगभग 4000 है। वो आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको जरूर बता देंगे। विटामिन सी, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, और इंटरफेरॉन अल्फा जो वायरस से लड़ता है,
उसको बनवाने की क्षमता रहती है, उसका एक्टिव कंपोनेंट है, तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अभी तक हमारे पास में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वायरस को मार देते हैं, परंतु जो वायरस से लड़ने की क्षमता है, उनको विकसित करने में इनका रोल है। इसी प्रकार से जिंक जो बहुत सारी एंजाइम्स में जिसका पार्टिसिपेशन रहता है, और इसमें एक एंजाइम है जो वायरस को किल करने का काम करती है, वो उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये 3 चीज़ें आप अपने उसमें ज़रूर रखें। इतनी सारी बातें की, इतना सारे लक्षण हैं, पूरे समाज में हाहाकार मचा हुआ है, परंतु मैं एक बात आपको बता दूँ, आप सभी ने सुबह देखी है, जब सूर्य निकलता है उससे पहले एकदम घना, भयानक अंधेरा होता है, लगता है कि पता नहीं उजाला होगा भी कि नहीं। परंतु सूर्य उसको चीर के निकलता है, सूर्य को भी मेहनत करनी पड़ती है बाहर निकलने के लिए, तो हम ऐसे परिस्थिति का डट के मुकाबला करें और जीत निश्चित है, ज़रूर सुबह होगी, ये रात इसका अंत होने वाला है। अब हमने जो बात की मॉनिटरिंग की, कि हमको ये चीज़ें देखनी है, कैसे देखें, उनका क्या सही तरीका है, तो हम एक के बाद एक इनको आराम से समझते हैं। पहला है पल्स ऑक्सीमेट्री, तो पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में बहुत सारे हैं, ये तो मैंने प्रोब जो मशीन बड़ी वाली मशीन रहती है, जो अस्पताल में होती है उसका फ़ोटो है, परंतु बिल्कुल ठीक इसी तरीके से वो छोटी वाली मशीन का भी आगे फ़ोटो आएगा, वो लगाते हैं। ये गलत तरीका है। ये सही तरीका है, इसमें आप देख रहे हैं कि उँगली को दबा दिया गया है आगे से, कस के उसमें चिमटी फँसा दी गई है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो खून जा रहा है वो बाधित हो जाएगा, और जो इसमें रेड लाइट जलती है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, वो बाधित होने लगेगी। वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि खून ही उतना नहीं जा रहा है, तो जब खून का संचार कम होगा तो रीडिंग भी गलत आएगी। तो ये वाली इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरा क्या है कि कौन-सी फिंगर में लगाएँ, हम अलग-अलग फिंगर में लगाते हैं, तो अलग-अलग सैचुरेशन आता है, बड़ी दुविधा है। तो अधिकतर देखा गया है 60 से 70% लोग जो दाहिने हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनमें दाहिने हाथ की जो सबसे बड़ी मिडल फिंगर है, उसमें लगाएँगे, जेंटली लगाएँगे आराम से, तो सबसे अच्छी रीडिंग आती है। परंतु मैं ये सलाह देता हूँ कि वो अ, सारी फिंगर्स में, आप जो बड़ी फिंगर्स हैं, उनमें लगा के देखिए, जिनमें बेस्ट रीडिंग आ रही है, वही सही फिंगर है। और दूसरा है कि इसमें 1 मिनट के लिए इसको स्टेबलाइज़ रखें। ऐसा नहीं करें कि हमने लगाया, तुरंत रीडिंग आई, अरे अभी तो 79 थी, अब तो 85 हो गई, तो हम डरने लगते हैं, नहीं। उसमें हमको सही तरीका है, 1 मिनट तक आप उसको स्टेबलाइज़ करें, और फिर उसके बाद में देखें कि उसमें वेवफ़ॉर्म बनता है। तो वो वेवफ़ॉर्म रेगुलर है या नहीं है, और तब फिर उस रीडिंग को मानें। कब आते हैं गलत परिणाम? गलत परिणाम तब आते हैं जब हाथ पे कुछ पेंट लगा है, वार्निश लगा है, कोई पिगमेंटेशन है, या नाखून खराब है, तो ऐसी स्थिति में आते हैं, या मेहंदी वाले हाथ हैं, तो ऐसे में गलत परिणाम आते हैं। कुछ गंभीर बीमारियाँ हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग है, तो ऐसे में हमको दूसरी जगह ईयर लोब्यू या फिर थंब या पैर का अंगूठा, ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब आता है कि कैसे हम इसको रीड करें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अलग-अलग मार्केट में जो हैं, मैंने उनके कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं, इसमें एक बहुत स्टेबल वेवफ़ॉर्म दिखाई पड़ रहा है, और बिल्कुल ठीक से लगाया है, नाखून ऊपर है और नीचे गूदे वाला भाग नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, आप सारी उँगलियों में देखिए, ऐसे ही लगाना है। और इसमें ये भी देखें कि ये भी स्टेबलाइज़ हो गया है, यहाँ पर वेवफ़ॉर्म स्टेबलाइज़ हो गया है, इसमें लिखा रहता है SpO2 कौन-सा है और पल्स रेट कौन-सा है, इसमें SpO2 काफ़ी कम है, 88% ही है, तो ये कम है। तो इस तरह से आप इसको जज कर सकते हैं। अब बाय चांस कोई महिला है, मेहंदी लगाए थी, लेकिन आपको एकदम इमरजेंसी में लेना है, तो क्या करें? वैसी परिस्थिति में हम खड़ी उँगली इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु बेहतर ये होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर से उसको रिमूव कर दिया जाए समय मिलते ही। तो हम ये, और इसकी सफाई रख-रखाव की भी बात रहती है, चूँकि हम पूरे परिवार में इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही पल्स ऑक्सीमीटर, तो उसमें अच्छा रहेगा कि उसे सैनिटाइज़र से छोटा-सा स्वैब ले लें, रुई का टुकड़ा, और उसमें हल्का सैनिटाइज़र लगा के चारों तरफ लगा दें, और फिर उसके बाद में एक से दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टेम्परेचर कैसे लें? थर्मामीटर तो खरीद लाएँ, परंतु उसकी सही विधि भी आनी चाहिए। तो आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर है, उनके साथ में डिस्पोजेबल कवर भी आते हैं, और अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसको साबुन से साफ करें, जो उसका आगे का हिस्सा रहता है जहाँ पर सिल्वर चमकता रहता है, या फिर उसको आप अ, अल्कोहल स्वैब से या स्पिरिट स्वैब से या सैनिटाइज़र से क्लीन कर सकते हैं, फिर ठंडे पानी से धो लें और फिर इस्तेमाल करें। जब भी आप
थर्मामीटर लगाने जा रहे हैं, टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, उससे पहले ध्यान रखें कि स्मोकिंग, ईटिंग या ड्रिंकिंग मतलब कुछ खाया पिया नहीं हो, स्मोक नहीं किया हो, तभी लें। और अगर कुछ ऐसा है तो 20 मिनट का इंतजार करें। जो अब हमने टेम्परेचर देखा, अब हमको कैसे पता चले कि बुखार है कि नहीं है? तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो अगर हम देखें तो सुबह 98.9 लगभग 6 बजे के आसपास 98.9 फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में 37.2 होता है। और शाम को यही टेम्परेचर 4:30 बजे के आसपास थोड़ा बढ़ जाता है, 1 डिग्री ऊपर चला जाता है, और ये 99.9 हो जाता है या 37.7। तो इसको याद कर लें, क्योंकि इससे ऊपर है तभी हमको सोचना चाहिए कि फीवर है, पैरासिटामोल देनी है। इससे कम है तो हमको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, बोले साहब 99.9 है, तो ये चीज़, ये रीडिंग आपको पता रहेगी, आप बिल्कुल नहीं परेशान होंगे, चिंतित नहीं होंगे। अब है कि इसमें सही विधि, इसमें भी सही विधि है। इसमें सही विधि ये है कि अब मुँह में तो हम रख नहीं रहे हैं इस समय, क्योंकि एक से दूसरे में कोरोना फैलने का खतरा रहता है, मैं रिकमेंड भी नहीं करता। रखा रहता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस चिपकते रहते हैं, तो मुँह में नहीं इस्तेमाल करें, उसको बगल में लगाएँ। अब ये बच्चे को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये इस तरह से लगाया गया है, परपेंडिकुलर लगाया गया है, तो ये गलत विधि है, ये इसमें ठीक रीडिंग नहीं आती है, थर्मामीटर कई बार टूट जाते हैं। ये बगल में इस बच्चे में अगर आप देखेंगे तो बगल में बाजू के बगल में यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ दबा लिया गया है। बिल्कुल एक्सिला में लगा दें और ऑन करके और उसको दबाए रखें जब तक बीप नहीं आ जाए, तो लगभग 40 सेकंड में बीप आती है, और उसके बाद में देखें कि रीडिंग क्या है और उसके आधार पे आप आगे का निर्णय लें। अब तीसरी चीज़ जो है, ये बिल्कुल इसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, और ये लोग कंपोनेंट में रखते भी नहीं हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एसपीओ2 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेथ काउंट, मतलब साँस को गिनना। तो कैसे कर सकते हैं? साँस को गिनने के लिए आप आराम से मरीज़ को लिटा दें, यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा या फिर छोटी-सी किताब रखें और देखें कि वो कितनी बार ऊपर उठी, 1 मिनट में स्टॉप वॉच लगा के। तो जितनी बार उठे, वो काउंट कर लें, और ये ब्रेथ काउंट आता है। तो ये 12 से 20 के बीच में नॉर्मल है। 22 तक भी हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं, परंतु अगर 24 से ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है और इस पे आपको डॉक्टर को बात करनी चाहिए। संभवतः उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो हमारा सैचुरेशन थ्रोट में नहीं दिखाई पड़ रहा है। 30 से ज़्यादा है तो उन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें एक और स्कोर होता है, रॉथ स्कोर। ये घरेलू नुस्ख़ा आप मान सकते हैं, इसको आप घर में कर सकते हैं। जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, कहीं फँस गए हैं इमरजेंसी में, गाँव से फ़ोन आया, क्या करें? तो उनको कहें भैया ऐसा करिए, आप अपनी घड़ी लीजिए या मोबाइल है तो स्टॉप वॉच लगाइए, पहले एक गहरी साँस लीजिए, साँस छोड़िए, और उसके बाद में एक साँस में जिस भी भाषा में वो गिनते हों, गिनती गिनिए 30 तक। स्टॉप वॉच जैसे ही शुरू करें, स्टॉप वॉच ऑन कर लें, और 30 की गिनती पर देखें कि वो 8 सेकंड से कम में अगर गिन पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। यदि उनको 8 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं, तो मान के चलिए उनका सैचुरेशन 95 से कम है और उनको किसी न किसी प्रकार से मदद की आवश्यकता है। अब आप देखें तो ये बिल्कुल किनारे से झाँक रहे हैं, ये साइलेंट बैठे हुए हैं अंधेरे में। यही हाल है हमारे शरीर में लंग्स का, कि वो हमारे शरीर में जब फाइट करते हैं, तो पूरी ताकत लगा देते हैं, और बीमारी किनारे से झाँक रही होती है कि जब ये हार जाएँगे, तब हम अपना रूप दिखाएँगे। तो यही होता है जब यंग लोग रहते हैं, फाइट करते हैं, 96, 95 सैचुरेशन आ रहा था, आप देखते हैं कि 2 घंटे पहले वो 94 हुआ और अगली सुबह तक वो 91, 90, 89 हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, इसके लिए एकदम सजग रहें कि साइलेंट हाइपोक्सिया तो नहीं है, और इसी के लिए हमने शुरू में बात की थी 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ, स्वस्थ हैं तो भी करिए। 6 मिनट पैदल चलना है, और अगर आप अस्वस्थ हैं, तो ये एक तरह का टेस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर करें। तो पहले क्या करना है, आप स्थिर बैठें आराम से, बताई हुई विधि से आप एसपीओ2 ले लें अपना। एसपीओ2 लेने के बाद में फिर लगभग 100 फीट की अगर गैलरी है तो बहुत अच्छी बात है। सर्जिकल मास्क लगाएँ। अगर आप अकेले रहते हैं तो कोई मास्क नहीं लगाएँ, आप खुली जगह है तो कोई मास्क ना लगाएँ, और उस 100 फीट के एरिया में या अपने घर में या कमरे में या दालान में जहाँ पर भी 6 मिनट तक लगातार वॉक करें। अब
अपनी स्टॉप वॉच ऑन करके 6 मिनट हो जाए तो उसके बाद देखें SpO2 कितना है। बीच में SpO2 प्रोब लगाए रखेंगे तो और अच्छा होगा। तो SpO2 देखें कितना है, अगर वो 94 से कम आ गया है, ये जितना था ओरिजिनली उसके 3% का डिप हुआ है, तो आप तो 94 याद रखो। 94 से कम आ गया मतलब गड़बड़ है, हमें डॉक्टर से बात करनी है, हमारे फेफड़े में दिक्कत हो रही है। और इसके लिए मैं आगे एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे अवेक प्रोन पोजिशनिंग कहते हैं, वो हम अगर करेंगे तो इस वाली मुसीबत से हम बच सकते हैं, इससे हम वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको करना है। अब है कि कुछ बुजुर्ग लोग हो सकते हैं घर में, 60 साल से ऊपर हैं, तो वो सक्षम है चलने में, तो 3 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी सैचुरेशन डिप कर जाता है, आपको पता चल जाएगा। जो कार्डियक पेशेंट है, जिनके कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, नहीं चल सकते हैं, या प्रेगनेंसी है, तो वो लोग इस टेस्ट को ना करें, वो दूसरे जो मैंने बताया ब्रेथ काउंटिंग रॉथ, ये इनको करें और उन्हीं से असेसमेंट रहेगा, उनमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है मास्क। तो आइसोलेट हो गए, हमने मॉनिटरिंग शुरू कर दी, मास्क लगाना है। मास्क हमको कौन सा लगाना है? मास्क हमको लगाना है N95। इस समय सिर्फ और सिर्फ N95, कोई कपड़े का मास्क नहीं, कोई सर्जिकल मास्क नहीं, N95 मास्क लगाना है। अब यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि मैंने एक डायपर की फोटो लगा रखी है, मास्क है उसके पीछे है और डायपर उसके आगे है। तो आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये एक नवजात शिशु, बिल्कुल जो कल पैदा हुआ, परसों पैदा हुआ, उसमें आप डायपर जिस तरह से यूज करते हैं, बिल्कुल वही सारे सावधानियां और उसी प्रकार से मास्क को यूज कर रहे हैं। और एक और मैं आपको बताऊं, इन दोनों में समानता है कि जैसे ये डायपर सारे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को अपने अंदर रखता है, बिल्कुल आपके मुंह से जो वायरल लोड निकल रहा है, जो आपका अंदर की गंदगी एक तरह से, तो वो अंदर वाले हिस्से में उसको रखता है, तो इसलिए उसको नहीं टच करें। बाहर से जो आ रहा है उसको भी वो देख रहा है कि अंदर गड़बड़ नहीं हो। अब क्या करते हैं हम लोग, डायपर लगाने से पहले हाथ अपने अच्छे से धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं और फिर उसके स्ट्रैप पकड़ के चुपचाप बच्चे को, कि कोई चोट नहीं लगे। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी तनी पकड़ करके आपको पहनना है, आपने पहन लिया है और उसके बाद तनी पकड़ के ही उतारना है। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमको अच्छे से हाथ धोना है या सैनिटाइज करना है, फिर अपना मास्क छूना है, चुपचाप लगा लेना है। नाक पे एडजस्ट करेंगे कि चारों तरफ से बिल्कुल स्नगली फिट है, कहीं से हवा लीक नहीं हो रही है, कहीं से आ भी नहीं रही है। कोई अगर सुगंध दुर्गंध बहुत आसानी से आप सूंघ लेते हैं तो उसका मतलब मास्क में कहीं गड़बड़ है, लीकेज है। तो वो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। और उसकी केयर फिर उतारना है तो उसमें भी आप तनी पकड़ के ही उतारें। और मैं तो ये कहूंगा कि 8 घंटे तक पहने रहें, उसके बाद डिस्कार्ड करें, क्योंकि उसका जो बेस्ट आउटकम है वो 8 घंटे तक ही रहता है। परंतु हम सब लोग इतने अमीर नहीं हो सकते, तो हम एक देसी फंडा अपना सकते हैं कि भाई हमने 4-5 अपने घर में हैंगर बना लिए, कीले गाड़ ली और चुपचाप उतारा, उन्हें टांग दिया, दूसरा मास्क पहनना शुरू कर दिया। दिन में 8 घंटे ज्यादा आपकी वर्किंग नहीं होती है। तो ऐसा आप करेंगे, 5 मास्क रख लीजिए, छठे दिन पहला वाला मास्क इस्तेमाल करें। तो आप इस तरह से 6-7 मास्क में पूरा महीना निकाल सकते हैं। लेकिन वो हिस्सा जहाँ पे आपने इनको टांगा है वो बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए, आपकी पहुंच से दूर होना चाहिए। और एक बार आपने टांग दिया तो उसको छूना नहीं है, वो दूर ही रहे। तो ये तरीका है। आजकल तो 2 मास्क के लिए बात की जा रही है। तो मास्क पहनने से पहले अपने को हाथ धोना है। और जैसा इसमें दिखाया है, देखिए लोगों ने, किसी ने अपने सिर पे लगा लिया, ठोड़ी पे है, तो इनको देख के कोरोना भागने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, आपको ठीक से लगाना होगा और तभी हम शायद बच पाएंगे। तो उसको अच्छे से चिन के आसपास और यहाँ पर सिक्योर कर लीजिए, एक बार में देख लीजिए कि वो फिट हो रहा है कि नहीं। और बिल्कुल नहीं छूना है, हमारी आदत रहती है मास्क को एडजस्ट करते रहते हैं, छूते रहते हैं, जितना वायरस चिपका होता है वो आपके हाथ पे आ चुका है। अंदर से आप खुजली करते हैं तो वो भी यही है, उठाया जेब में रख लिया तो आपने पॉकेट में जो रखी हुई चीज है उनको वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। जहां रखेंगे वहां पे वायरस सरफेस पे रहेगा और सरफेस पे एयर से ज्यादा रहता है, कई कई दिनों तक रह सकता है। अब तक ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि सरफेस से हो रहा है इन्फेक्शन, लेकिन आप इतनी गंदगी एक साथ रख दोगे तो बिल्कुल चांस है। बिल्कुल सही तरीका इसमें दिखाया है, देखिए आप कि ये स्नगली फिटिंग मास्क है और उसके ऊपर से भी 2 मास्क पहने गए हैं। इस समय यही रिकमेंडेशन है, ऊपर से कपड़े वाला मास्क इसको फिट करने के लिए बांधा गया है। तो ये एकदम सही तरीका है, कान वगैरह सब एकदम ढके हुए हैं और मास्क ने चारों तरफ से घेर रखा है कि कहीं से
मास्क को छूना नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे ही वो गीला हो जाए, डैम्प हो जाए, आपको लगे 8 घंटे ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसकी तनी पकड़िए, चुपचाप उसको एक क्लोज़्ड बिन में डाल दीजिए, उसके बाद उसको क्लोज़ कर देना है। हमेशा मास्क छूने से पहले और उसके बाद भी या तो हाथ अच्छे से धोएँ और नहीं तो उसको सैनिटाइज़ करें। मेरा रिकमेंडेशन है हाथ अच्छे से धोएँ। क्योंकि धोना जो है वो बहुत अच्छे तरीके मतलब हम तो सैटिस्फाई हम भारतीय लोग हैं, तो हमको वैसे ही वॉश करने में अलग संतुष्टि मिलती है। सैनिटाइज़ेशन के बाद भी उतना आनंदपूर्वक नहीं लगता और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 14 साल से सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें हूँ और कभी मुझे या मेरे मरीज़ को इन्फेक्शन नहीं होता है, सिर्फ़ मेरी हाथ धोने की प्रैक्टिस की वज़ह से। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब भैया हाथ धोना है तो हम कितनी देर धोएँ? तो कई बार ऐसा रहता है कि हम गए बस जस्ट टच किया, रगड़ा और भाग आए। तो ये मान लीजिए 20 सेकंड अगर आप हाथ धो रहे हैं अपना साबुन के साथ में, तो आप खाली वायरस को धो रहे हैं। आप उसको मार नहीं रहे हैं, वो आपके हाथ से अलग भी नहीं हो रहा है। 1 मिनट तक अगर आप धोएँगे तो 90% से ऊपर आप वायरस किल कर चुके हैं, आप उनको वॉश कर चुके हैं और अगर 3 मिनट से 5 मिनट तो आप 100%। तो मैं ये सलाह देता हूँ ऐसे में कि जब आप हाथ धोने जाएँ तो कोई मंत्र याद कर लीजिए, बच्चों को पोएम याद करा दीजिए, पहाड़ा याद करा दीजिए, उनको बोलिए पूरा पहाड़ा जब तक पढ़ रहे हैं तब तक हाथ धोएँगे अपना और उसकी पूरी विधि है डब्ल्यूएचओ की, तो वो आप मोबाइल, इंटरनेट पे सब जगह उपलब्ध है। आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ ये हाथों के पोर के बीच में दोनों हाथ रगड़ के पीछे कलाई और नाखून ये सारे बार-बार साफ करने हैं। तो वो आप एक बार उसमें देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मास्क, शारीरिक दूरी और हाथ धोना। अगर ये 3 चीज़ प्रैक्टिस करते रहे तो आप समझ लीजिए कि ये 3 मंत्र की तरह हैं। होम आइसोलेशन में जब हम रहते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जो अत्यधिक ज़रूरी हैं, ज़रूरी ही है मतलब करना ही है, उनको हम किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। तो ये 10 हैं, इनको अपनी दीवार पे टाँग लीजिए अगर आपके घर में कोई बीमार है तो, लिख के इनको दिमाग में रखिए, इनको याद कर लीजिए। ये आप समझ लिए कि ये अंक हैं 10/10 मतलब पास, मतलब फर्स्ट टारगेट। तो ऐसा वाला है ये। तो इनमें क्या है मैंने इसीलिए रेस्ट जो है उसको किनारे ले लिया है, उसको किसी अंक में नहीं डाला है। ये समझिए ये पेपर है आपका। जितनी ज़्यादा रेस्ट करेंगे, जितना आराम करेंगे, उतना ही आप अपने ऑक्सीजन के जो रिज़र्व है उसको बचा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में वो आपका ऑक्सीजन रिज़र्व चलेगा, आपका एसपीओ2 कम नहीं होगा। तो आप सिर्फ वॉशरूम जाइए, उस समय ज़्यादा काम नहीं करें। सिर्फ 6 मिनट वॉक टेस्ट छोटे-मोटे योगा आसन जो आप करते हैं वो और रेस्ट करें पूरे टाइम। दूसरा है मैंने पहले ही बताया वॉशरूम और वेंटिलेशन वाला कमरा जो सेपरेट हो, आपका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करें 6 घंटे पे। चौथा पॉइंट इस एसपीओ2 मॉनिटरिंग करें, 6 मिनट वॉक टेस्ट लें, पानी खूब पिएँ और गुनगुना पानी पिएँगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वेपर्स लें, हेल्दी डाइट, हनी, हनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हनी अगर लेंगे तो ये खाँसी में बहुत फ़ायदा कर रहा है, इसके अपने भी इफ़ेक्ट्स हैं और ऐसा कह रहे हैं कि वायरस एडिशन और उनको भी कम करता है, परंतु मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो पेपर्स हैं, जो रिसर्च है, उनमें भी हनी इस खाँसी में बहुत उपयोगी है, तो हनी ज़रूर लें। ड्राई फ्रूट्स स्पेशली मुनक्का, ये आपके डिप्रेशन को कम करता है, तो रेज़िन्स जितना लेंगे, उतना आपके डिप्रेशन को कम होगा, आप खुश रहेंगे और आपको एनर्जी मिलेगी। बाकी ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो उस समय खाने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लें जब आप कोविड से ग्रसित हों तो। अब आता है अवेक प्रोन पोजिशनिंग, मैं इसके बारे में बात करूँगा कि उल्टा पेट के बल लेटना और वो फ़ायदेमंद है। फिर है कि हम अगर पुजारी हैं, भगवान की उपासना करते हैं तो चैंटिंग करें, नहीं तो जिनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी म्यूज़िक, वीडियो रीडिंग जो वो पसंद करते हैं वो करें। इसमें विशेष ध्यान रखना है उन मरीजों के लिए जो हाइपरटेंसिव हैं, जो डायबिटिक हैं या फिर जिनकी किडनी की दवा चल रही है। तो ऐसे में आपको बीपी, शुगर यूरिन आउटपुट ये भी मॉनिटर करने हैं। तो अगर आप जो हमने पहले बताया वो प्लस में पल्स रेट और ये 3 चीज़ें करेंगे तो वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आप हाई रिस्क को पहले आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। अब आते हैं प्रोन पोज़ीशन पे, तो प्रोन पोज़ीशन में क्या करना है, ये इसकी बहुत ही बढ़िया वीडियो डॉक्टर अरविंद हैं मेदांता में, उन्होंने बनाई है, यूट्यूब पे उपलब्ध है। पर इसमें भी चित्र में भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक छाती के नीचे तकिया लगाना है, पेट को फ्री रखना है और कूल्हे के नीचे तकिया लगाना है और सिर को जैसे आराम से रख सकते हैं, वैसे 2 घंटे तक गहरी साँस खींचते हुए, कुछ उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, वो एक प्रकार का आसन है योगा में, तो वो करें।
और उसके बाद फिर करवट बदलें, पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ और फिर थोड़ा-सा बैठे हुए तरीके में। तो इस तरह से रोटेशन करेंगे, अगर आपका सैचुरेशन 94 से कम भी हो रहा है, तो ये बढ़ने लगेगा और ये पहले दूसरे दिन से ही करें, ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि 94 से कम और ये बहुत ही प्रूवन, बहुत इफेक्टिव मेथड है, साइंटिफिकली प्रूवन है, हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस हो रहा है, इवन सबसे पहले तो ये वेंटिलेटर पे किया गया था। जब वेंटिलेटर पे मरीज था और उसका सिचुएशन वेंटिलेटर के बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा था, तो प्रोन पोजिशनिंग हम लोगों ने कराई है और वो बहुत ही इफेक्टिव रहा है। तो प्रोन पोजिशनिंग बहुत इफेक्टिव है। योगा प्रैक्टिसेस ये हमेशा जीवन में लाभदायी रहते हैं, तो आप इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो सब आप देख करके, और जिनको जो योगा पसंद है और नहीं पसंद है तो भी ये सही समय रहेगा। 14-15 दिन आपको एक बंद कमरे में रहना पड़ता है, तो आप उस समय योगा सीखें। अब है कि कुछ हमारे आयुष मंत्रालय ने और हमारे आयुर्वेदिक औषधि वाले जो भाई बंधु हैं, उन्होंने भी कुछ विधियां बताई हैं जो उपयोगी हैं इसमें। इसमें है गार्गल करना, स्टीम इनहेलेशन लेना, योगा प्राणायाम, हल्दी वाला दूध, आयुष क्वाथ में इस बारे में चर्चा करूंगा। और नाक में कहते हैं कि तेल डालने से फायदा हो रहा है, तो मुझे इस बारे में बहुत वो नहीं है, मैं कन्विंस नहीं हूँ तेल डालने में, क्योंकि उसमें जो छिद्र रहते हैं, पोर रहते हैं, जिनसे एरेशन होता है वो बंद हो जाता है। पर बिल्कुल वायरस का एडेशन तो कम हो सकता है, वायरस मर नहीं सकते इस वाली विधि से। अब है कि वेपर्स कैसे लेना है, तो वेपर्स सबसे अच्छा तरीका जो हमारा घरेलू है, स्टीम के लिए कोई बर्तन में हम बॉयल करें पानी को, ऊपर से तौलिया रखें और करीब 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट कम से कम स्टीम लें, जिसमें पुदीना और अजवाइन डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी वेपर अब यूज़ कर सकते हैं, वो डाल करके लें। बहुत गर्म लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे कोविड मरेगा नहीं। ये सिर्फ आपको जो सांस संबंधी दिक्कतें होती हैं, उनको कम करता है। कोविड से मरने वाला नहीं, कोई स्टडी नहीं है अब तक, कहीं भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उसको मारने के लिए आपको कई गुना बर्निंग पॉइंट से कई गुना ऊपर उठना पड़ेगा। वो उतना लेंगे तो आप इंटरनल बर्न हो जाएँगे। अब है कि जो ड्रिंकिंग हॉट वाटर यानी ल्यूक वार्म या गुनगुना पानी को अगर पिएंगे तो ये सुपीरियर है, आपके गले को लाभ देगा, इससे वायरस मरते नहीं है। तो खौलता हुआ पानी पीने की जरूरत नहीं है, ठंडा नहीं पिए, आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करें और गुनगुने पानी का सेवन करें। अब आता है कि हम ये तो जनरल मेजर्स हो गए। च्यवनप्राश ये काफी लाभकारी है, 1 चम्मच च्यवन है, तो चाहे आप बीमार हैं या नहीं है, ये आपको देगा। काढ़ा, आज के टाइम में काढ़े में डालना क्या है अपने को, तो तुलसी जरूर डालनी है, दालचीनी डालनी है, काली मिर्च डालनी है और सूखी हुई अदरक और मुनक्का, ये इतनी चीजें डालनी है, जिसमें आप जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको मिला करके काढ़ा बनाएं और वो पिएं सुबह शाम। अगर 150 ml आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आयुष क्वाथ में तुलसी, त्वक, सूठी और मरीचा रहते हैं, इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो करीब जो है वो 150 ml में अपने को इसकी पिल्स आती हैं, या तो आप पिल्स ले लीजिए और नहीं तो 3 चम्मच आयुष क्वाथ मिला के इसको गर्म करें ठंडा करके और छान के पिएं। ये काफी लाभकारी माना गया है। इसमें जो तुलसी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, वो हमारी इम्यूनिटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने लिखे हैं, इनको बोल नहीं रहा हूँ, तो ये इनको कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करती है। दालचीनी है जो अगर जी के हिसाब से लेंगे तो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल को बढ़ा देती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसी तरह से अदरक है जो देखा गया है वायरस में जो एंजाइम है वहां पर उसको किल करने का काम कर रही है, तो ये फुल है। इस तरह से मरीज देखें तो हम वो भी हमारे एंटीबॉडीज और उनको बढ़ा रही है, और वो जो छाती में प्रोग्रेशन होता है बाद में तीसरी स्टेज में, तीसरे हफ्ते में, उसमें बहुत फायदा करती है। तो आयुष क्वाथ के जो कंपोनेंट हैं वो आयुर्वेदिक हैं, परंतु बहुत ही फायदेमंद है, इनको लें। कुछ इम्यूनो एनहांसर्स हैं, जैसे गुड़ूची है, अश्वगंधा है, हरिद्र है, द्राक्ष है, शतावरी है, आंवला है, ये फायदा करते हैं। आपके पास है तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसमें जो हमको लेना चाहिए नियमित रूप से, मैं कहूँगा आयुष क्वाथ लें 150 ml डेली, संशमनी वटी और अश्वगंधा पाउडर, ये आपको हेल्प करते हैं। ये कोरोना से आपको ऐसा नहीं है कि ठीक हो जाएंगे इनसे, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, उसके लिए दूसरी दवाइयां हैं, परंतु ये आपको कहीं ना कहीं उससे फाइट करने में मदद कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि इनका सेवन जो लोग कर रहे थे उनमें मृत्यु दर कम है, वो वेंटिलेटर पर नहीं
च्यवनप्राश और मुलेठी पाउडर, ये भी बहुत लाभदायी है। खाना क्या खाएँ? खाने में किसी प्रकार की दाल की मात्रा अधिक रखें, मूँग दाल थोड़ा हल्की मानी जाती है, आयुर्वेद में उसका ज़्यादा वो है, तो मूँग दाल ले सकते हैं हम, वेजिटेबल के सूप ले सकते हैं, खिचड़ी बहुत ही बढ़िया खिचड़ी और दलिया, ये बहुत ही अच्छे भारतीय भोजन हैं, हम लोग इनकी महत्ता उतनी समझते नहीं हैं, परंतु ये हर बीमारी में और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ये संपूर्ण पोषण देने वाले हैं। फुल्का ले सकते हैं घी के साथ में और घिया सीताफल, जो हरी सब्जियाँ हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट खूब हैं, भरपूर हैं, सारे विटामिन्स हैं, ये भी आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। इसी प्रकार से जितना मसालों का प्रयोग करेंगे, लोग क्या करते हैं खाने को ब्लैंड बना देते हैं, मसाले ही तो थे जो एनहांसर थे, आपने उन्हीं को खाना बंद कर दिया, तो प्लीज़ मसाला ऐड करें, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा, जो पेशेंट है उसका या आपका भी टेस्ट बना रहेगा और आपको आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती रहेगी। अब हम आते हैं कि हम कैसे पहचानें कि वो लोग कौन हैं जो स्पेशल टारगेट पे अभी नॉर्मल लग रहे हैं, हमारे सारे पैरामीटर्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन वो स्पेशल टारगेट पे हैं, उनको हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मान लीजिए घर में 4 लोग संक्रमित हैं, तो आपको ये देखना है कि उनमें से किसी को हार्ट डिज़ीज़ वाले तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, लंग डिज़ीज़ वाले जिनमें सीओपीडी, अस्थमा या दूसरी कैंसर की दवा चल रही है, या बहुत मोटापा है, तो वो तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो पुरुष वर्ग हैं, मान लीजिए एक ही उम्र के 2 लोग हैं, माता-पिता दोनों को हो गया, दोनों 60 वर्ष के आस-पास हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसे में जो पुरुष हैं, वो ज़्यादा खतरे में हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? ध्यान तो सभी पे देना है, सभी फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन शरीर के किन-किन अंगों पे प्रभाव पड़ता है, तो बंधुवर हम आपको बताएँ कि इससे हर अंग पे प्रभाव पड़ता है। जो शुरू में बात की थी हमने कि ये दोस्ती कर लेता है एस2 नाम के एक रिसेप्टर से, तो ये हर जगह पाए जाते हैं, लंग में सब ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे लक्षण सब ज़्यादा है, लेकिन हार्ट में है, किडनी में है, लिवर में है, या हमारे जॉइंट्स में, सब जगह है और सब जगह जाकर के वायरस उससे जुड़ जाता है और वहाँ पर दिक्कत करना शुरू कर देता है। इसीलिए माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, हड्डी जोड़ में दर्द, मसल्स में दर्द और जो आप देख रहे हैं कोरोनरी अटैक्स कि यंग हैं, बिल्कुल ठीक थे और एकदम अचानक साँस बिगड़ी और चले गए। तो उसका कारण यही है, इसलिए प्लीज़ बीमारी से अपने को ग्रसित ही नहीं होने दें। जो भी करना है हमको उससे पहले कर लेना है। तो हमारा सारा फ़ोकस यही 2 है कि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करें और कैसे अपने को बचा के रखें। अब आते हैं कि हम क्या होता है ऑफिस में रूटीनली जा रहे हैं, रोज़ देखते हैं कि भाई साहब हमारे हैं, ये बिल्कुल इनको कोई कष्ट नहीं है, तो हम लोग मिल बैठ के वहाँ पे बात करने लगते हैं, गप करने लगते हैं, चाय पी लेते हैं, मास्क उतारा और बैठ के चाय पीने लगे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये नहीं करें, बिल्कुल मत करें। ये ही है जो इस बीमारी को बढ़ा रहा है। हम लोग सब एक-दूसरे को प्रेम करते हैं, सबके का भला चाहते हैं, परंतु भला हम तभी कर सकेंगे जब हम एक-दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। तो और ये मान लीजिए कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित है, तो 50% परिवार 2 दिन के अंदर संक्रमित हो चुका है। क्योंकि जब तक संक्रमण के लक्षण आप में आएँगे, आप पहचानोगे, तब तक वो संक्रमित हो चुके होंगे और अगले 2 दिन में बाकी लोग भी हो जाएँगे। तो प्लीज़ अपने परिवार वालों को बचाएँ, ना करें। वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, वैक्सीन लोगों में लगती जाएगी, तो केसेज़ का नंबर घटता जाएगा और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, वो भी अभी खतरे में हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो वायरस को ले लेते हैं, वायरस तो अपना काम करेगा ही, वैक्सीन भी अपना काम करेगी, वायरल लोड भी बनेगा पर उन्हें लक्षण नहीं आएँगे, वो बीमार नहीं होंगे, पर वो फिर भी दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप अगर वैक्सिनेटेड भी हैं, तो भी मास्क ज़रूर पहनें, दूसरों को बचाने के लिए और खुद वायरल लोड नहीं लेंगे, तो वैसे ही दूसरे बचे रहेंगे। अब है आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मित्र रोज़ पूछते हैं, मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं, तो क्या हमको स्टेरॉइड शुरू कर देना चाहिए? तो हाथ जोड़ के प्रार्थना आप स्वयं से स्टेरॉइड नहीं शुरू करें, पचासों परेशानियाँ होती हैं। स्टेरॉइड्स तभी लें जब आपको कोई डॉक्टर आपको सलाह दे। उसके अपने इंडिकेशंस हैं, उन्हीं इंडिकेशंस पे हम स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं, उनको एक बंद करने का तरीका होता है, उनको चलाने का तरीका होता है और उनमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, अलग-अलग स्टेरॉइड्स हैं, तो प्लीज़ खुद से स्टेरॉइड ना लें।
मैं तो यही बोलता हूँ कि भैया डायग्नोसिस भी और उसका ट्रीटमेंट भी दोनों जो है आप मेडिकल प्रोफेशनल पे छोड़ दीजिए। आप इस समय सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए और कुछ नहीं करिए। कुछ हमारे मित्रगण हैं उनका है कि सेवन से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हम देखते हैं लंबी-लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। कुछ लोगों ने हमसे मुझसे पूछा कि अगर हम इसको मिला दें और उसके बाद भाप लें अंदर जाएगी, अल्कोहल है, वो वहाँ पे वायरस को किल कर देगी, तो उससे लंग इंजरी हो रही है, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। जो अल्कोहल है, वो आपकी इम्यूनिटी को भी घटाती है, लिवर एंजाइम्स को डिरेंज करती है, जहाँ से इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनने वाले हैं, जहाँ से पास होने वाले हैं, आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो भी घट जाती है। तो ये इस समय बंद करने का समय है, इसको बिल्कुल नहीं लेने की ज़रूरत है। अब है ग्लव्स। मरीज मेरे पास आते हैं ग्लव्स पहन के आते हैं, तो प्लीज आप लोग ग्लव ना पहने। ग्लव हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप जब ग्लव्स पहनते हैं तो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं। ऐसे में क्या है, आप ध्यान नहीं देते, आप जगह जगह सब जगह टच करते हैं, तो मोबाइल पकड़ लेंगे, मुंह पे हाथ लगाएंगे, मास्क ठीक करेंगे, जेब में हाथ डालेंगे, पूरा बॉडी आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है। आप मास्क बिल्कुल ना पहने, सॉरी ग्लव्स बिल्कुल ना पहने। ग्लव्स के बजाय आप हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करें। जो हैंड एटिकेट है वो कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। हमको ऐसा महसूस करना चाहिए कोई चीज टच करने के बाद जब हम बाहर निकले हैं कि हम अभी शौच क्रिया करके आए हैं। उसमें आप अपने हाथ को जैसे रखेंगे कि शौच क्रिया के बाद में किसी चीज को नहीं छूते, जब तक धो नहीं लेते हैं तब तक ना पेन छुएंगे, ना मुंह छुएंगे, ना जेब में हाथ डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप हाथ रखें अपने। बाहर अगर मार्केट जाते हैं तो वहां से आने के बाद में उसको उतना ही डर्टी समझें और अपने हाथ धोएं। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या गर्म पानी नहाने से कोरोना मर जाता है? तो गर्म पानी से नहाने से हाँ, शारीरिक थकान दूर हो जाती है। आप शुद्ध रहते हैं, परंतु कोरोना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मोकिंग इस समय बंद कर देनी चाहिए। पोल्यूशन और स्मोकिंग ये दोनों आपकी लंग कैपेसिटी को घटा रहे हैं, और ऐसे में बीमारी अगर हो रही है तो वो ज्यादा घातक हो रही है। वो लोग वेंटिलेटर पे ज्यादा जा रहे हैं, उनको निकालने में मुश्किल आ रही है। नेबुलाइजेशन, सबने मशीनें खरीद ली घर में। वेपराइजर मशीन है, नेबुलाइजर मैंने आपको बताया, उसको तपेली में रख के और आप वेपर्स लें। वेपराइजर क्या है, चारों तरफ फ्यूम्स बनाता है, तो वो एरोसॉल्स बनेंगे, हम उसी को बचा रहे हैं, वही पूरे घर में फैला देंगे। इस तरह से नेबुलाइजेशन करेंगे तो एरोसॉल्स बनेंगे। इसी लिए हम लोग इनहेलर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, नेबुलाइजर की सलाह नहीं देते। नेबुलाइजेशन उसी के लिए या तो वो अकेले रह रहा है या फिर अस्पताल में। तो नेबुलाइजेशन जब तक बिल्कुल आपको कोई डॉक्टर स्ट्रिक्टली नहीं बोले तब तक नेबुलाइजेशन घर में नहीं करना है। वो एरोसॉल से आपके घर वालों को जो बचे हुए हैं उनको भी इन्फेक्ट करने वाला है। आरटीपीसीआर जब तक निगेटिव नहीं हो जाए तब तक हम अपने घर वालों से नहीं मिलें क्या? या लोग मुझसे कहते हैं आरटीपीसीआर निगेटिव नहीं आया, अभी तो 17 दिन हो गए। तो मैं बोलूंगा कि 17 दिन तक, आप जिस दिन से आपको लक्षण आए तब से 17 दिन तक अलग रहिए। 14+3 मैं बोलता हूँ, 3 दिन लास्ट के आप देखिए कि जिसमें आपको कोई भी लक्षण नहीं आ रहे हैं किसी प्रकार के, ना बुखार हो रहा है, ना SpO2 कम हो रहा है, ना सांस में। ये 3 चीजें जरूर देखिए। ये अगर नॉर्मल रह रहे हैं तो आप अपने परिवार से मिक्स हो सकते हैं। आरटीपीसीआर को निगेटिव आने में बहुत समय लगेगा, उसमें ना तो व्यर्थ चिंतित हो, ना ही पैसा गंवाएं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मेरा मुझे तो इन्फेक्शन हो गया, मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे में इम्यूनिटी आ चुकी है और अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया आप में इम्यूनिटी नहीं है। आप जो बीमार हुए थे उस बीच में आपकी इम्यूनिटी घट गई थी, और अगले 10-12 दिन तक आप कमजोर हैं दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। आप ज्यादा प्रभावित होने के चांस है आपके, तो आप उस बीच में अपने को और ज्यादा बचाएं, और आपकी इम्यूनिटी जो है वो 15-20 दिन के बाद में बनना शुरू होगी। लेकिन ऐसे में फिर वही वैक्सीन वाली बात है, तो वो आप इन्फेक्शन हार्बर कर सकते हैं और दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कि यदि वो पीरियड्स चल रहे हैं तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कौन सी लें? तो भैया दोनों बराबर है, एफिकेसी भी बराबर है, और कोई भी लीजिए, एक ही बात है। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम सुन रहे हैं कि जो लोग ने वैक्सीन लिया है वो फिर भी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन तो जो है आपके श्वास के द्वारा जा रहा है, वो आपके गले में इकट्ठा हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सामान्य कुछ लक्षण भी हो सकते हैं, परंतु रेट ऑफ इन्फेक्शन और आपके लक्षण जो है वो गंभीर कैटेगरी में नहीं जाते हैं। इसलिए वैक्सीन जरूर लीजिए, और आज वैक्सीन लेंगे तो कल सॉरी कहने से बच जाएंगे। तो सेफ रहिए, सॉरी मत कहिए। हाल में ही कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं, और अब क्या करना है, अब वैक्सीन लेनी है कि नहीं लेनी है? तो जिस दिन आप पॉजिटिव हुए थे आरटी-पीसीआर की डेट से 8 हफ्ते बाद
ठीक 8 हफ्ते बाद आप वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और दूसरी डोज लगवाने वाले थे, उससे पहले फिर पॉजिटिव हो गए, कोविड का इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो जिस दिन से, इसमें भी वही आंसर है, आरटी-पीसीआर की डेट से या जिस दिन पहला लक्षण आया था उसकी डेट से 8 हफ्ते गिन लीजिए और उसके बाद आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्या ये वैक्सीन दूसरी म्यूटेंट से हमको सुरक्षा देगा? दे रहा है, देगा। तो इस पर अभी रिसर्च भी चल रही है, पर दे रहा है। ऐसा नहीं होता है कि वैक्सीन, क्योंकि वो प्राइमर जो है कहीं न कहीं मिलते-जुलते होते हैं और वो क्रॉस इम्यूनिटी देते हैं, फ़ायदा होता है। हमको कब, कितने दिनों में पर्याप्त इम्यूनिटी आ जाएगी? तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज़ लगने के बाद। अगर आपने सही समय पे, सही शेड्यूल से लगवाया है, तो 3 हफ्ते बाद आपको पर्याप्त इम्यूनिटी आ जाना चाहिए, आपके लक्षण कम हो जाने चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये दूसरी लहर पिछले साल की पहली लहर से ज़्यादा गंभीर है? तो भैया आप देख ही रहे हैं, इसमें यंग है, इसमें चिल्ड्रन है, ये सारे के सारे जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो उनको दिक्कत हो ही रही है। अब तीसरी, चौथी, 5वीं लहर आएगी क्या? तो अगर हमारा व्यवहार ऐसे ही रहा जिस प्रकार से हम हैं, मास्क नहीं लगाएँगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो ज़रूर आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फ़र्क पड़ेगा और ऐसे में फिर हमारे लिए सँभालना बहुत मुश्किल होगा। तो हम दूसरी लहर पे ही इसको खत्म कर दें, सारी जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फ़ॉलो करें और बिल्कुल ठीक रहेंगे। बच्चों के संबंध में कि हम अपने बच्चे का कब कराएँ टेस्ट, क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं? तो अगर सारे फैमिली मेंबर पॉज़िटिव हैं, तो ऐसे में आपको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए और या फिर हम तब कराएँ जब बच्चे को उस प्रकार के कोई लक्षण आ रहे हों। या फिर जो है वो अ हेलो? सुदीप? यस, हाँ, सुन पा रहे हैं आपको। सुन पा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि साइलेंस ज़ोन हो गया था, तो मुझे लगा कि तो ऐसे में ये 3 चीज़ें, तीसरा है कि अगर बुखार आया है बच्चे को, तो लगातार अगर 3 दिन तक आ रहा है, उतर नहीं रहा है, तो ज़रूर टेस्ट कराएँ, इसमें कोरोना होने के चांसेस है। कौन-सा टेस्ट कराएँ? आरटी-पीसीआर सबसे बेहतर है, नहीं हो तो एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। सीटी बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है, जब तक कि कोई आपको पीडियाट्रिशियन स्ट्रांगली रिकमेंड ना करे, तो सीटी हमको नहीं कराना चाहिए। अब है कि परिवार में विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, क्या-क्या हो सकती हैं और कैसे सँभलें? तो अगर माँ और बच्चा दोनों पॉज़िटिव हैं, दोनों गंभीर रूप से नहीं है बीमार, तो ऐसे में दोनों को एक साथ रख सकते हैं। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी 1 मिनट रुकिए, अभी इंटरनेट प्रॉब्लम शायद हुई है। खैर, इस समय मैं डॉक्टर प्रीतिलता राय का स्वागत करूंगा। हाँ, कुछ प्रश्न आप ले लीजिए जब तक। डॉक्टर प्रीतिलता राय एमडी पीडियाट्रिक्स, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर श्रीराम मेडिकल कॉलेज में, और आपके प्रश्नों का उत्तर वही दे रही हैं। तो आप लोग डॉक्टर प्रीतिलता राय से जो भी प्रश्न है, आप उनसे अपने प्रश्न जो भी आपके वो उत्तर दे भी रही हैं। अगर और भी कोई समस्या है जो बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चों में कोविड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है या आपको लगता है कि क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, तो आप उनसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो उसका जवाब दे देंगे। धन्यवाद प्रीति जी। जी, एक प्रश्न संजय स्वामी जी का प्रारंभ में भी आया था कि गाँव में अभी ये जो है ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उनके लिए हम क्या सावधानियाँ रख सकते हैं? तो उससे संबंधित भी कोई जानकारी अगर रख सकें तो अच्छा है। जी मैम। सब लोगों को नमस्कार और सुदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ये गांव में जो बहुत ज्यादा फैल रहा है उसके लिए देखिए एक ही चीज है कि आप जो लोग बीमार हैं उनको अलग रखें और जो लोग बीमार नहीं हैं वो उनकी देखभाल जरूर करें, पर पूरे एहतियात के साथ। मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, पर जो बीमार है वो पहले दिन पहला लक्षण आते ही बता दें और अपने आप को दूसरों से अलग कर लें, तभी हम इसकी रोकथाम कर पाएंगे। वरना ना कोई दवाई और कोई वैक्सीन जो है आप कुछ भी कर लें, इतने सारे लोगों के लिए एक साथ एकदम पॉसिबल नहीं है। और
अगर जो है ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि हम दूरी बना के ही इसको ठीक कर सकते हैं। और अब जो लोग उनकी देखभाल में लगे हैं, मरीजों की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा है कि बीमारी में एक दूसरे की जरूरत बहुत पड़ती है, पर पूरे एहतियात के साथ। आप पूरा मास्क लगाएं और उनकी देखभाल करें। देखभाल करने के बाद आके आप हाथ धोएं, जरूर हाथ धोएं, और जरूरत हो तो अब पूरा जो है नहाएं, स्नान भी करें अच्छे से, ताकि जो है आपके पास जो वायरस है वो हट जाए। तो आप कर सकते हैं, सब लोग इसको बचा सकते हैं इसी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम सब भी चाहते हैं मरीजों को देखें, तो यही करते हैं, उस समय उनकी केयर करके आते हैं, फिर अपना हाथ धोया, नहाया धोया, और फिर ठीक। पर सबको अलग रखना है, जो है बीमार वो थोड़ा अलग रहे बाकियों से। जी मैम, एक प्रश्न हो रहा है कि जिनको पहले कोविड हो चुका है तो उनको पुनः कोविड होने की कितनी संभावनाएं हैं? जी, एक बार अगर कोविड हो गया तो उसके लिए एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी में, जो कम से कम जो है 1.5 महीने तक तो बहुत अच्छे से रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आप 3 महीने तक तो कोविड से बचे रह सकते हैं। पर अभी ये है कि दूसरे स्ट्रेन है, बहुत सारे स्ट्रेन है कोविड के, क्योंकि इस समय काफी स्ट्रेन आ गए हैं, तो एक स्ट्रेन से तो आप बच गए, हो सकता है कि उस जैसे आप कई और स्ट्रेन से बच सकते हैं, पर किसी दूसरे से आप को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस समय जो अभी है कोविड 2, उसमें तो ये है कि अगर आपको एक बार कोविड हो गया है तो उसको हल्के में ना लें, ये ना सोचे कि अब तो मुझे दोबारा नहीं होगा, तो दोबारा हो सकता है। इसलिए आप अपना बचाव, अपना जो एहतियात आप लेते हैं, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, भीड़ में नहीं जाना, हाथ धोते रहना, वो करें, वो जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण आ गया है। डॉक्टर प्रीति, बहुत धन्यवाद, आप इतना मास्क में लगा के प्रयास करके आपको दूरियां पड़ना है, और आप इतना प्रयास करें, हॉस्पिटल में भी पेशेंट देख रही हैं, और आप समय निकालें, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण प्लीज। हाँ, मैं कर सकता हूँ। आप सभी से है कि अगर किसी को भी वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि डॉक्टर प्रीति जो है उनके स्पेशलाइजेशन है, वो वैक्सीन सब चीज़ों के बारे में बहुत आपको अच्छी जानकारी दे सकती हैं। किसी के पास कोई भी प्रश्न हो, जो भी समस्या हो कि वैक्सीन काम करती है नहीं करती है, जो भी भ्रांतियाँ हैं, आप उसको चैट बॉक्स में लिखें, उनके लिए टाइप करना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू। सुदीप, वापस स्क्रीन दिखाई दे रही? यस यस, आप क्वेश्चन आंसर में आप स्टेरॉइड वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज गो अहेड। दूसरा जो हमारे पास में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वापस, कि हम स्टेरॉइड पहले से चल रहे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं जिनको आर्थ्राल्जिया है, आर्थराइटिस है, या किसी प्रकार का दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उनमें अगर स्टेरॉइड चल रहे हैं तो उनमें किसी प्रकार से बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आप इन दवाओं के साथ में वो सारी दवाएं कंटिन्यू कर सकते हैं। लोग यही जो एंटीवायरल है, फेविपिराविर, रेमडेसिविर, टोसिलीजुमैब, इनके सब के बारे में पूछते हैं कि इनका उपयोग कब करना है। तो जितनी भी रिसर्च है वो सब यही कहती हैं कि इनकी बहुत ही सीमित उपयोगिता है। इसमें सिर्फ एक ही दवाई है, रेमडेसिविर, वो तभी इस्तेमाल की जाती है जब मरीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट है और वो शुरुआती दिनों में गंभीर रूप से पीड़ित है, तभी रेमडेसिविर की उपयोगिता है, अन्यथा इसकी भी उपयोगिता नहीं है। तो बाकी के तो बारे में कोई भी वैज्ञानिक तथ्य अभी नहीं बता रहे हैं कि एकदम ये जान बचाने वाली दवाएं ही। माँ अपने बच्चों को क्या स्तनपान कराते समय कोविड वैक्सीन ले सकती है? तो शुरू के 6 महीने में अवॉइड करना चाहिए। गर्भावस्था में भी नहीं लेना चाहिए वैक्सीन। एक सवाल ये आता है कि अभी हमारे बच्चे को 1 हफ्ते पहले टेस्ट पॉजिटिव आया है कोविड का, लेकिन टीकाकरण ड्यू था अगले सप्ताह में या 2 सप्ताह बाद। तो संक्रमण होने के 2 सप्ताह बाद आप नियमित टीकाकरण जारी रख सकते हैं अपने बच्चे का। एक ये भी बहुत अभी पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास सवाल खूब आ रहा है कि एक कंपनी की वैक्सीन लेने के बाद क्या दूसरी डोज फाइजर या मेड्रेना या किसी और, तो किसी दूसरी कंपनी में स्विच नहीं करें। एक डोज जिसमें ले चुके हैं वो उसी की दूसरी डोज लें, दूसरी कंपनी में ना स्विच करें। एक सवाल और आ रहा है मेरे पास कि हम दोनों डोज ले चुके हैं, तो क्या किसी दूसरी कंपनी की एक और डोज ले लें? तो ऐसे में प्लीज आप वेट करें, अभी इस पे बहुत पुख्ता हमारे पास में नहीं आया है कि कितने टाइम तक आपको बूस्टर मिलना चाहिए, या पर मिनिमम 6 महीने आपको किसी भी वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है अगर आप दोनों डोज अपने शेड्यूल पे ले चुके हैं प्रॉपर तरीके से।
ये जो वैश्विक महामारी है इसको हमको कैसे कंट्रोल करना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें पहला यही है जो आज हम कर रहे हैं चर्चा, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और सच बोलना। जो है हमारे सामने जो तथ्य हैं उन्हीं पर बात करना। मेजर्स लेने हैं हमको, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई गैदरिंग नहीं करनी है और आरटीपीसीआर टेस्ट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना है। विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी का रेगुलर प्रयोग करना है हमको। और आइवरमेक्टिन जिनको एडवाइस की जाती है वो आइवरमेक्टिन लें। जो लोग घर पे रहते हैं वो होम आइसोलेशन में, कोई झूठी अफवाह ना फैलाएं। प्लीज वही इंफॉर्मेशन शेयर करें जो वेरीफाइड है, जो किसी विश्वसनीय सूत्र से आ रही है। क्या आप बर्नआउट फील कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे होंगे और हम भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ बियर करें, आप हमारे साथ चलेंगे तो हम भी इस कठिन दौर से निकल पड़ेंगे। अगर आप बर्नआउट फील कर रहे हैं तो आप प्लीज घर में रहें, मेडिटेट करें, योगा करें ऐसे में, और फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाए रखें। पहले 2 मीटर ही कहते थे, अभी मैं कह रहा हूँ चूंकि एरोसॉल 5 मीटर तक, जो नई रिसर्च आ रही है 5 मीटर तक घूमता रहता है, तो 3 से 5 मीटर की डिस्टेंस रखेंगे तो और बेहतर होगा, हम और ज्यादा बच सकेंगे। इसके बाद में हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन ये बहुत जरूरी है, जरूर करें। जिसमें 1 मिनट से ज्यादा, कम से कम जो करना है वो 3 मिनट का हैंड वॉश करेंगे तो बेहतर रहेगा। हम सभी स्वास्थ्य कर्मी आप लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं। आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि डायग्नोज खुद ना करें प्लीज, हमको डायग्नोसिस बनाने दें। इलाज खुद ना करें प्लीज, हमको इलाज करने दें। कभी भी हमसे हेल्प लेने के लिए आप हिचकिचाएं नहीं, आप तुरंत हमसे हेल्प मांगे। और किसी भी प्रकार से कोई भी मेडिसिन अननेसेसरी होल्ड नहीं करें, उन्हें खरीद के ना रखें, घर पे भंडारण ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको उस समय जरूरत है और मिल नहीं पा रही हैं। बाकी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करें और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन शेयर करें जो विश्व सूत्र से आ रहे हैं। जब तक जरूरी ना हो घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। 3 मंत्र मैं बोलूंगा, ये कोविड के 3 मंत्र हैं, मेरे अपने बनाए हुए हैं। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 99% सिक्योर है। पहला क्या है, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप ये माने कि बाकी सब लोग इन्फेक्टेड है, मैं बच गया हूँ बस। तो हमको जो प्रिकॉशन, आप खुद बच गए हैं, बाकी लोग इन्फेक्टेड हैं, जैसे आप किसी वार्ड में जाते और लेते प्रिकॉशन, वही प्रिकॉशन लेने हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो ये समझें कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, बाकी सब बचे हुए, अपने घर वालों को बचाना है, तो आप वैसे प्रिकॉशन लें। और हैंड एटिकेट, इनको बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि शौच क्रिया करने के बाद में आप हाथ का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हाथ का प्रयोग करें। शरीर में दूसरी जगह, नाक पे, मुंह पे छूने के लिए पहले सोचें कि मैंने कोई चीज टच तो नहीं की थी, मुझे हाथ धोना है। ये सब तो वचन है जो मैंने बनाए हैं, मुझे लगता है कि इनको हम सबको याद रखना चाहिए और इनके सहारे हम निकल जाएंगे। खराब से खराब वक्त भी निकल जाता है, गुजर जाता है। हमने इसके पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं और उनको ओवरकम किया है। हमारे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी ताकत है, अगर हम मिलकर लड़ें तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। ये सभी लोगों के साथ हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, हम सब इसमें एक साथ हैं। ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, जैसे सुदीप ने कहा था शुरू में कि हम लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो ये सच में लर्निंग एक्सपीरियंस है। और आप एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा कह सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए, जिनके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए, अपने परिवार वालों को, अपने साथ वालों को और सर्वोपरि भगवान को, क्योंकि उन्होंने हमको ये शक्ति दी है कि हम इस महामारी से लड़ सकें। तो ये याद रखें, टफ टाइम्स दे डोंट लास्ट, but tough people they do, they are there, and even those who have gone from this earth, they are still there. आप ऐसे बहुत सारे महापुरुषों को जानते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। और सर्वोपरि भगवान, उनकी इच्छा, चित्तोद वेगम विद्यापि हरिद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेत मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। चिंता और उद्वेग में संयम रखकर ऐसा मान के कि जो श्री हरि करेंगे, भगवान जो करेंगे वो उनकी लीला मात्र है, और चिंता को त्याग दें। थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी अपने व्यस्ततम कार्य में अपने उन्होंने समय निकाला और पूरे आराम से, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बहुत ही सामान्य भाषा में, नॉन मेडिकल टर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया।
और आशा है सभी सुनने वालों को उससे फ़ायदा होगा। आप इनकी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण पिछले 15 साल से मेडिकल साइंस में ही इज़ डूइंग मिरेकल्स। तो आप ट्रस्ट करके यू शुड वर्क हार्ड और इन प्रिकॉशंस को बिल्कुल अपने लाइफ़स्टाइल में अपनाइए। तो जिनका जो भी प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न डॉक्टर प्रीति ने दिया है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो कुछ 3-4 प्रश्न जो है, जो संदीप जी पूछ रखे हैं, उनको आप रख सकते हैं और उसके बाद उनको कहेंगे। अभी एक प्रश्न आ रहा था कि कोविशील्ड के बीच में, तो कोई भी 2 वैक्सीन उनके बीच में जो समय है, जो एक गैप है, वो लगभग 6 हफ्ते का होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया वो निकाला है कि उसमें तो ये नई रिसर्च आ रही है कि हम पहले वाले में जितनी इम्यूनिटी मिली है, उसको इस्तेमाल करें और थोड़ा दूसरे वाले को डिले कर दें। पर अब तक जो गाइडलाइंस थे, वो 6 हफ्ते का था। जी। एक दिनेश जी का एक प्रश्न आया हुआ है कि उनका 10 साल की बेटी है और उसके सर में बहुत तेज दर्द है और अप्रैल में 100 फीवर भी था, जी। तो उनको क्या करना चाहिए? अप्रैल में 100 फीवर था, सर में दर्द है, तो क्या वो कोरोना से ग्रसित थे या फिर ये नॉर्मल कोर्स में था? दिनेश जी, आप अपना प्रश्न सीधा रख सकते हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो। चलिए, जब तक मैं आगे क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए मैं उनको बता देता हूँ कि ऐसे में बिल्कुल साधारण दवा एक नेप्रोक्सिन करके दवा आती है, वो आप एसओएस में जब दर्द हो तो ले सकते हैं और जो आपके सबसे करीब में पीडियाट्रिशियन हो, उनको संपर्क करें। अगर कोविड नहीं हुआ था तो कोविड हुआ था तो कोविड में आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हेडेक हो रहा है, मुझे अभी तक होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है कोविड के बाद। और थायराइड के बाद में अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेता है तो पहले या बाद में उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उनको किसी प्रकार की किसी भी सावधानी की जरूरत नहीं है। वो जो थायराइड की दवा ले रहे हैं, उनका अगर कंट्रोल में है तो वो अपनी दवा कंटिन्यू रखें और वैक्सीन शेड्यूल करें। अलका मुदगल जी का प्रश्न है कि कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज में कितना डिफरेंस होना चाहिए? मैंने अभी बताया पहली और दूसरी डोज में 6 हफ्ते का आइडियल डिफरेंस अब तक की रिसर्च में था, परंतु अभी शायद आज ही नए गाइडलाइन इंट्रोड्यूस हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था कि वो सरकार ने 12 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। तो वो पहले ही डोज के बाद में इतनी इम्यूनिटी बनाने के लिए संभवतः यही कारण होना चाहिए, पर अब तक 6 हफ्ते का गाइडलाइन था। सविता जी लिख रही हैं कि मेरी बहन को कुछ समय से पीठ और पैरों में दर्द है, क्या उन्हें ये कोरोना के लक्षण है? नहीं, कोरोना के लक्षण खाली पीठ और पैर दर्द से नहीं। हाँ, ये है कि कोरोना होने में आपको पीठ और पैर में दर्द बहुत होता है, पर खाली अगर पीठ और पैर में दर्द हो रहा है तो ये संभवतः दूसरे कारण होंगे, जिसमें आपके मेटाबॉलिक रीजन हो सकते हैं या फिर वो नर्व रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसके लिए कृपया आप किसी ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें। जी, डॉक्टर दयालु जी लिख रहे हैं कि ब्लड थिनर किन कोरोना पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है? ब्लड थिनर वो लोग जो मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी में जा रहे हैं, उन्हीं को हम ब्लड थिनर रिकमेंड करते हैं। ब्लड थिनर बाकी सबको रिकमेंड नहीं करते। या जो लोग रिस्क पर हैं, जिनको पहले से पेसमेकर या इस तरह की जिनको ब्लड थिनर पहले से ही चल रही है, उनको ब्लड थिनर रिकमेंड करते हैं। एक आया था दुर्गेश जी का कि पाइल्स की होम्योपैथी मेडिसिन चल रही है, तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और एक्टिव फीवर, ये 3 कंट्राइंडिकेशन है या फिर बहुत कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके अलावा कोई भी वैक्सीन लेने का कंट्राइंडिकेशन नहीं है, आप ले सकते हैं। डॉक्टर नरेश जी लिख रहे हैं कि कोरोना काल में सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर्वाइकल, पहली चीज तो डायग्नोसिस, मतलब मैं थोड़ा सा इसमें डाउट रहता हूँ जब भी कोई सर्वाइकल की बात करता है। मैं न्यूरोसर्जन हूँ, तो अक्सर वो सर्वाइकल की डायग्नोसिस निकलती नहीं है। तो प्लीज आप दोबारा न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करें और उनको बताएं कि आपको क्या समस्याएं हो रही हैं, वो आपको उचित निदान बताएंगे। ये कोरोना की वजह से नहीं हो रही है कम से कम। एक प्रश्न है अर्पित जिंदल जी का, डॉक्टर साहब मैं होम आइसोलेट हूँ पिछले 9 दिनों से, जी कफ की प्रॉब्लम है, हेडेक है और तबीयत खराब है, जी। क्या करें?
देखिए जो आपको हेडेक है वो संभवतः पैरासीटामोल से, अगर आप दिन में 4 बार 650 mg पैरासीटामोल लेंगे, अगर नॉर्मल वेट के हैं, 40-50 किलो से ज्यादा वजन है, तो 650 mg दिन में 4 बार लेंगे, उससे हेडेक आपका कंट्रोल रहेगा। और जो खांसी आ रही है, मैंने अपने डिस्कशन में भी कहा था कि आप हनी का प्रयोग करें, शहद, 1 चम्मच शहद दिन में 6 बार करीब लें, 4-4 घंटे के अंतर पे, तो उससे खांसी कम हो जाएगी। किसी सामान्य कफ सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपके घर में उपलब्ध है। एक प्रश्न लिख रहे हैं कि एस्प्रिन जो है क्या वो कोरोना में सहायक है? एस्प्रिन दवाई इफेक्टिव है क्या? एस्पिरिन जो है वो कोरोना में तो नहीं सहायक है। कोरोना से होने वाली जो समस्याएं होती हैं, एक स्पेशल टारगेट पॉपुलेशन है, जिनमें मैंने कहा ना मॉडरेट से सीवियर की तरफ है, या फिर वो वृद्धावस्था वाले लोग हैं, या जो नहीं चल पाते हैं, उन लोगों को हम लोग एस्पिरिन प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि उनमें जो छोटे छोटे थ्रोम्बस बनते हैं वो ना बन सके। लेकिन एस्पिरिन आप स्वयं से ना लें, वो डॉक्टरी सलाह से लें, वो नॉर्मली दवा में इंक्लूड नहीं करते हैं। जी एक मिनट, क्वेश्चन थोड़े बढ़ रहे हैं तो मैं ऊपर से ले रहा हूँ। जिंक और विटामिन सी की कोई सस्ती गोली कैप्सूल कोई है तो बताएं। मैं बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है और सबकी पोटेंसी लगभग बराबर है, तो वो कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी जेनरिक कंपनी की ले सकते हैं। संदीप जी, क्या है कि डॉक्टर साहब के किसी ब्रांड का नाम सामने जो है बोलना जो है ये टेक्निकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो दवाइयों के नाम से रिलेटेड जो है प्रश्न उत्तर जो है उत्तर देना मुश्किल होगा। ठीक। हाँ, तो वैक्सीन लेने के बाद फीवर आने पर क्या लें? वैक्सीन लेने के बाद में फीवर आने पर पैरासीटामोल, किसी भी परिस्थिति में अगर आपको फीवर आ रहा है, कोविड वाले सिनेरियो में पैरासीटामोल सेफेस्ट ड्रग है, और इसको आप बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग ले सकते हैं, कोई एक बार नहीं है, कोई भी मेजर टॉक्सिसिटी भी नहीं है। सचिन जी लिख रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए डेली स्ट्रीम लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डेली स्टीम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बताया ही कि आप लीजिए, वो आपको रेस्पिरेटरी कंडीशंस में हेल्प करेगा, परंतु ये है कि वो कोरोना को मार देगा या आप स्टीम ले रहे हैं तो एकदम इम्यून हो गए हैं, तो ऐसा ना सोचें। मोनिका जी, उमेश जी मैं आपका भी लेता हूँ। मोनिका जी लिख रही हैं कि मम्मी की को कमजोरी है और सुबह पेट में बहुत दर्द था और सर में भी दर्द है, जिस कारण तबीयत खराब है, उन्हें माइग्रेन की समस्या है। ओके, तो माइग्रेन के लिए, मतलब वो ये कोविड संबंधी प्रश्न नहीं हुआ, लेकिन माइग्रेन के लिए आप नेप्रोक्सेन टैबलेट आती है, NAPROXEN, 500 मिलीग्राम, एडल्ट है वो, तो 500 मिलीग्राम जब भी सिर दर्द हो दें। और आप इस बीच में अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेकर के और उनसे बात करें। जी, प्रोफेसर उमेश शर्मा जी भास्कराचार्य कॉलेज से आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। माइक ऑन नमस्कार कर। सर। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, मेरा एक छोटा सा कंसर्न था रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। हाँ, कि वैक्सीन कई बार ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि पर्सन वैसे ठीक था, स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही वैक्सीन लिया है उसके बाद उसको विद इन, मतलब एक केस मेरे नज़र में भी है कि पर्सन स्वस्थ था, वैक्सीन लिया और शाम तक वो एक्सपायर हो गया। तो क्या ये वैक्सीन सेफ है या समहाउ देयर इज ए लैकुना इन सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन? देर इज नो लैकुना इन सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, ये बहुत सारे ट्रायल और बहुत सारे स्टेप से होके गुजरता है, लेकिन किसी भी दवा या किसी भी वैक्सीन में एक खतरा हमेशा होता है, जो हम आप अपने बच्चों को भी देते हैं वैक्सीन, उसमें भी ये खतरा रहता है कि हजारों में एक या लाखों में एक किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। परंतु जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो उस के लक्षण नहीं लग रहे हैं। ये इसमें एनाफाइलेक्सिस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे हो जाता है, लेकिन वो इसमें लग नहीं रहा है कि ये उसका लक्षण है, वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कुछ रहा होगा, और वो कोइंसिडेंस है, संयोग मात्र है कि उन्होंने वैक्सीन लिया और उनके साथ में ये हादसा हो गया। संदीप जी मैं जी जी भाई साहब।
हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बहुत अच्छी बातें सुनी है, पहले भी सेमिनार में रहा था मैं 5 दिन पहले आपकी में। मेरे मन में एक प्रश्न है और मुझे कई साथी मेरे मित्र कह रहे हैं कि भाई गाँव में सुविधाएं नहीं हैं, कुछ जी दवाइयाँ लेके चलते हैं उनको बाँट के आते हैं और मेरी गाँव में जी बात रहती है। तो इसलिए 3 तो आपने बताई, पैरासिटामोल, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। तो हम जी और भी दवाई जो सामान्य जिनको बुखार है उनको दे सकते हैं। गाँव में वास्तव में डॉक्टर नहीं है, मुझे मालूम है, और जी दूर-दूर नहीं है और टेस्ट की सुविधा है ही नहीं। तो एक तो इसमें जी कोई दवाई और सुझाएँगे तो वो सुझा दें, दूसरे कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई हमको तो कोई तंग तो नहीं करेगा? हम एक सोशल एक्टिविटी के नाते वहाँ जाना चाहते हैं। इतनी जानकारी चाहिए। नहीं, देखिए क्या है कि ये जो चारों दवाइयों की बात हुई है, ये ओवर द काउंटर ड्रग है, तो ये वो किसी से भी ले सकते हैं। तो इसपे सरकार की कोई सख्ती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये 4 दवाएँ जो है वो पर्याप्त हैं। इनके अलावा किसी भी दवा का कोई बहुत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अ, ये 4 दवाएँ दें, बाकी अगर किसी को इनसे फ़ायदा नहीं होता है तो आप देखेंगे कि 100 में से हार्डली 10 लोग होंगे जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, तो वो डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। उनको फिर आइवरमेक्टिन या दूसरी एंटीबायोटिक या जिसकी भी आवश्यकता हो वो जोड़ी जा सकती है। तो ये 4 दवाएँ तो आप ले जा सकते हैं। हम जाएँगे, हमको कोई तंग तो नहीं करेगा ना? कोई पूछे, "भाई तुम डॉक्टर तो नहीं, तुम क्यों बाँट रहे हो?" ऐसा तो कुछ नहीं होगा कहीं पुलिस चौराहे पे बस कुछ? नहीं, इस तरह से होना नहीं चाहिए, बढ़िया रहेगा, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसी भी निकटतम मेडिकल स्टोर से थोड़ी-सी लाइज़निंग कर लें, तो बिल्कुल ही किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु ये ओवर द काउंटर ड्रग है, इनमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार आपको कहीं भी परेशान करने वाली है। धन्यवाद। जी, एक लिख रहे हैं कि उनके हस्बैंड का एचआरसीटी 26 अप्रैल को 13 था, जी, बाद में 8 मई को कराया तो वो 15 आया जी। और एलिक्यूस 2.5 mg वो ले रहे हैं। हुँ। थोड़ी खाँसी है, क्या करें? देखिए ये जो है वो मतलब डॉक्टर की सलाह पे भी ले रहे होंगे, एलिक्विस जो ले रहे हैं और खाँसी तो लंबे समय तक रहती है, मैंने शुरू में ही बताया। तो इसमें कोई भी कफ सिरप अगर उनको प्रिस्क्राइब्ड है तो ठीक है और नहीं है तो उनसे बात करके एक कफ सिरप स्टार्ट करें। साथ में हनी जो है वो लें, हनी बहुत इफ़ेक्टिव है और धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। सीटी सीवियरिटी स्कोर उस टाइम पे 13 था और उसके इतने लंबे डिफरेंस के बाद में तो बाद में सीटी की कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती, इसलिए चिंतित ना हों। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर प्रीति जी ने स्वयं से वहाँ दे दिए हैं। जी। फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो माइक ऑन करके और फिर आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, संदीप जी मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ अलका जी। मुद्गल। जी, जी, अलका मुद्गल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही जी, थी वेलकम। कि आज जैसे हमारी सेकंड डोज़ थी, तो हम नहीं ले पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और मेरे पेरेंट्स काफ़ी बूढ़े हैं, तो मैं उनको वहाँ पर ले जाके लाइन में नहीं खड़ा करना चाह रही थी। तो ठीक है। हम मतलब ये कब तक कुछ एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि हाँ, भीड़ छटेगी और हम लगवा पाएँगे और कब तक हम ये डिले कर सकते हैं? डिले तो इसमें यही है कि आप इसको अब तो गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिया है टाइमलाइन तो आप 4 अभी जो जी, आपका पीरियड था इससे भी 4 जी, हफ्ते वैसे तक नमस्ते। और डिले कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में कहना मुश्किल है कि भीड़ कब तक छटेगी क्योंकि सभी लोग अब धीरे-धीरे वैक्सीन के लिए अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो सभी नहीं, नहीं, लोगों कोई को बात नहीं। वैक्सीन चाहिए। असल में ना तो इस वो समय अपना ना थोड़ा-सा वो ये है, चीज़ कष्टकारी ब्रॉडकास्ट है है वो कि और मैं सबको इतनी एक बड़ी मैसेज डालता हूँ तो पॉपुलेशन है सब कुछ उसको हो कैटर जाता है। करना, जी। गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी कहना हाँ, मुश्किल है। इसलिए आप उस पे जी, तो थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा और इंतज़ार कर सकते हैं इसका कर मतलब ये। सकते हैं, आपको जिस दिन भी लगे कि आज सुविधा है, आज जा सकते हैं, तो वो आप अपनी अच्छा, सुविधा एक के चीज़ हिसाब और से कि डॉक्टर जी, जी। साहब लाइक मेरे हस्बैंड को जैसे 2 बार कोरोना हो गया है और जी, वैक्सीन भी लग चुकी न्यास है। वाले में नहीं, जी। अब न्यास वाले थोड़ा-सा में मन ठीक में चल रहा डर है। बैठ ही जाता है हमेशा के हाँ, लिए, तो क्या इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई जो बात नहीं। हमने आपको कुछ वेट करो, मैं आयुर्वेदिक आराम सॉल्यूशंस से बात सुझाए कर थे। लीजिए। देखिए इम्यूनिटी तो उनको डेवलप हो ही रही है ना? वैक्सीन की वजह से, इसीलिए 2 बार वो ठीक है भाई। इससे कोरोना से फाइट करके और अभी आपके साथ हैं, सब कुछ ठीक है, ईश्वर करे ठीक रहें। उसमें जिंक अ, विटामिन सी, विटामिन डी और प्लस में जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, ये हेल्पफुल हैं। आप इनको कंटिन्यू करें, इनसे इम्यूनिटी आपकी बूस्टेड रहेगी और संभवतः आप बहुत अच्छे से लड़ पाएँगे इस कोविड सिचुएशन में। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर त्रिपाठी सर से है सर। एक तो स्टेरॉइड किसे कहते हैं ये समझा दीजिए और दूसरा जैसा सोशल मीडिया में या यूट्यूब पर लेमन थेरेपी मतलब इनटेक ऑफ लेमन जूस इन द नॉस्ट्रिल्स
के बारे में कृपया बताइए। हरिहर जी, जो सेकंड पार्ट था आपके सवाल का वो मुझे सुनाई नहीं पड़ा है ठीक से, प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर पहला क्वेश्चन तो यह है कि स्टेरॉइड बहुत यूज होता है, स्टेरॉइड किसे कहते हैं, नंबर 1। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरा दूसरा प्रश्न ये है सर कि नींबू के रस को नॉस्ट्रिल्स में 3-4 बूंद डालना क्या सहायक है या नहीं? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार की दवा है जो हम विशेष परिस्थिति में देते हैं। ये तभी देते हैं जब हमको या तो किसी भी बीमारी के रिस्पॉन्स को थोड़ा कम करना होता है, या हमें हमारी जो शारीरिक रिस्पॉन्स है 90% टाइम उसको दबाना होता है, इम्यूनिटी को दबाना होता है, तो हम रिएक्शंस को दबाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। मतलब एक मोटा-मोटा समझाने की बात कर रहा हूँ। हमारे शरीर में भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स स्रावित होते हैं, तो उन्हीं का एक रूप है जो हम बाहर से देते हैं, यानी हमारे शरीर की स्टेरॉइड्स की मात्रा को हम उस समय बढ़ा देते हैं मेटाबॉलिक बैलेंस करने के लिए। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं उनमें सब में इफेक्ट डालती है। इसीलिए बार-बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स को बिल्कुल टच नहीं करें, खुद से बिल्कुल नहीं लें, और जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कहता है तब तक, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीका है, कितना देना है, कितने टाइम तक देना है और कब बंद करना है। दूसरा जो आपका पार्ट था कि लेमन जूस, तो कहीं भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आयुर्वेद का एक जनरल था, एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने कहा है कि नाक में अगर हम वॉश करते हैं या फिर तेल डालते हैं तो उसमें वायरस का माइग्रेशन कम हो जाता है। लेकिन मेरा इसमें यह है कि जो हमारे एनटी वाले स्पेशलिस्ट लोग हैं वो ये पाते हैं कि जितना आप तेल या इस तरह का पदार्थ अगर नाक में डालते हैं तो वहाँ पे जो छिद्र रहते हैं जिससे एरेशन रहता है हमारे स्कल में, वो बंद हो जाएंगे और वहाँ पर मैल इकट्ठा हो जाएगी, तो वो आपको बाद में हेडेक करेंगे, इन्फेक्शन कर सकते हैं, समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। नेजल वॉश तक ठीक है, नेजल वॉश रिकमेंडेड है, रिसर्च में है, हेल्पफुल है कि आपने नाक में जो भी गंदगी थी आपने साफ कर दिया, तो वो किसी भी गंदगी के लिए है। पर नाक में कुछ डालना ये मेरे हिसाब से तर्कसंगत नहीं है, सोचने पे भी नहीं लगता है। ठीक है जी, आपका हाँ, एक मिनट। असल में हमारा जो समय था वो उससे लगभग हम 50 मिनट ऊपर चले गए हैं, क्योंकि जानकारी आपको बहुत प्राप्त हो भी रही है और संख्या हमारी लगभग उतनी बनी हुई है। तो 5 मिनट में अपना ये हम समाप्त करेंगे। तो अंतिम 1-2 प्रश्न अगर किसी के हैं तो संक्षेप में रखें और फिर हम सर मेरा एक क्वेश्चन है जी बताइए। आपने कहा कि सर अगर एक सिम्टम हो जाए तो आप समझ लो आपको कोरोना है। सर इससे तो सबको डर लगने लग जाएगा, अगर किसी को सर दर्द है तो सब डर बैठ जाएगा कि अब कोरोना हो चुका है आपको। नहीं, तो मैंने ये भी तो कहा साथ में कि आपको दूसरे लक्षण भी उनका इंतजार करना चाहिए। ये जिनको एक लक्षण आ रहा है वो अपने को आइसोलेट कर लें, डरे नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार वालों को नहीं बचा पाएंगे, सभी को बीमारी फैला देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप 1 दिन 2 दिन अपने को ऑब्जर्व करें, आइसोलेट करें, और दूसरे लक्षण नहीं हो रहे हो तब तक डॉक्टर की सलाह भी ले लेंगे। तो हो सकता है वो कोविड नहीं हो और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। सर वाटर में क्या मिला के पीना चाहिए? वाटर में क्या मिला के पीना चाहिए, वो तो हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, उसमें एक आइस पकवात करके दवा बताई थी, वो मिला करके आपको पीनी चाहिए। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है छोटा सा। अभी हमारा कोरोना ठीक हुआ है, अभी हम क्वारंटाइन में ही हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा 2-3 बार जो ऑक्सीमीटर यूज किया बीच में, ऐसा लगा जैसे पल्स रेट कुछ फ्लक्चुएट कर रही है। क्या ऐसा होता है पॉसिबिलिटी? काफी मतलब ऐसा लगा जैसे 150 के करीब आई पल्स रेट, फिर धीरे धीरे नीचे आ गई। पल्स रेट तो देखिए हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, वो हमारे विचारों के साथ फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि विचार जो है कभी स्ट्रेस लाते हैं और कभी हमको आराम देते हैं। तो पल्स रेट जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज नहीं है। मैंने आपको बताया था पल्स ऑक्सीमीटर स्टेबलाइज कर लें और 1 मिनट तक वेट करें। जो पल्स और जो आपका सैचुरेशन स्टेबल रहता है वही माने कि सही रीडिंग। सर जी सर मेरी मॉम को सर बहुत ज्यादा खांसी होती है, तो उसके लिए क्या करें? कब से हो रही है खांसी? सर
सर 5-6 डेज से होती जा रही है उन्हें। तो उनको डेफिनेटली जो है वो वहाँ आसपास के फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए, दूसरे लक्षण भी तलाश करना चाहिए। प्रदीप गोयल जी, आपका कोई प्रश्न है? संदीप जी, एक प्रश्न पूछा जाए। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरे सर मेरे बेटे को जो है करीब 1.5 महीने से खांसी हो रही है, हल्की खांसी है उसको, बीच बीच में खत्म भी हो जाती है, फिर हो रही है। उसको दवाई भी दी है हमने उसको, फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हो जाती है, तो क्या करें उस स्थिति में? देखिए 1.5 महीने से खांसी हो रही है तो ये संभवतः ये कोविड तो नहीं है ना। अब इसमें है पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। जो इनकी उम्र है, जिस तरह से आप खांसी बता रहे हैं, संभवतः ये एलर्जिक कफ होगा। 16 साल की कितनी 16 साल की है डॉक्टर साहब उसकी उम्र, 16 ईयर्स है ना। तो मोस्टली ये जो ये वाला पीरियड है ये एलर्जिक वाला टाइम है, एलर्जिक कफ होगा। एक बार रेस्पिरेटरी फिजिशियन से सलाह ले लें, वो एंटी एलर्जिक कुछ स्टार्ट कर देंगे, और कोई दूसरे कारण अगर है तो उनको भी तलाश सर ठीक है। बाकी मैंने आपको फीडबैक फॉर्म सबको डाला है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमने उसमें फ़ोन नंबर भी आपका लिया है, तो आप उसमें डाल दें और प्रयास करेंगे कि हम आपको फ़ोन से ही उसके जवाब दे दें, क्योंकि डॉक्टर साहब को व्यस्तता है और बहुत ज़्यादा समय हमने उनका लिया है। तो आज के इस कार्यक्रम को अपने जो हमारी जो वार्ता थी, इसको आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और मैं आज की इस परिचर्चा के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़ी ही आसान भाषा में, और हम कहें कि जिन चीज़ों का हमें कुछ पता था, कुछ नहीं पता था, या पता था तो अधूरा पता था, आपने बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं जिनका हम उपयोग भी करते हैं लेकिन वो सही रूप से नहीं कर पाते हैं, या हमें उसका जो जानकारी का अभाव रहा है, तो आज आपने जो छोटी छोटी जो बातें बताई हैं, और साथ में ही प्रारंभ से लेकर क्या क्या लक्षण वो हो सकते हैं और उनका क्या क्या निदान हो सकता है, लगभग ये हमारा जो कार्यक्रम है वो इतना लंबा चला है और अभी भी प्रश्न आ रहे हैं। और डॉक्टर प्रीति जी, आप निरंतर सबके जवाब देने का प्रयास कर भी रही हैं, और लगभग आपने 60% जो अपने लोग यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं उनका जवाब आपने दिया भी है। तो मैं बहन डॉक्टर प्रीति जी का और भाई प्रवीण त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ में कि हम शीघ्र ही आपका पुनः समय जरूर चाहेंगे, क्योंकि आज तो बहुत कम लोग इसमें जुड़े हैं, और जैसे ही उनको ये पता चलेगा, बाद में हमने रिकॉर्डिंग इसकी की है, जब ये जाएगी तो निश्चित रूप से लोग आपसे बात करना चाहेंगे। तो मैं आज के इस अपनी परिचर्चा में जुड़े हुए सभी महानुभावों का, माननीय श्री संजय स्वामी जी का, उत्तर क्षेत्र संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास माननीय श्री जगराम भाई साहब जी का, अनेक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से जुड़े हुए जो प्रोफेसर हैं उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और पीपीटी, आप कुछ चाहते हैं कि पीपीटी अगर हमें वो मिल जाए तो हम प्रयास करेंगे कि आप तक वो पीपीटी भी पहुंचे। आप अपने जो प्रश्न हैं, मैंने यहाँ पर एक गूगल फॉर्म डाल दिया है, तो आप उसके माध्यम से भी अपने प्रश्न जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये परिचर्चा कैसे लगी, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप वो भी उसमें लिख सकते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप दोनों महानुभाव, अगर आप व्यस्त हैं तो आप जा सकते हैं, और मैं अंत में श्री संजय स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द हमारे जो अतिथि जुड़े हैं उनके लिए कहेंगे, और फिर हम अपना कल्याण मंत्र करेंगे। जी, बहुत शब्द तो हमारे दोनों आदरणीय डॉक्टरों ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं, बहुत हमारे लिए संग्रहणीय हैं। तो भाई प्रवीण त्रिपाठी जी का, बहन प्रीति जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे जो कार्यकर्ता न्यास के डॉक्टर सुदीप शुक्ला जी, उन्होंने आप दोनों को यहाँ उनके आग्रह पे आप सब पधारे हैं, तो मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता है डॉक्टर साहब की बहुत कैपेसिटी है, उस दिन 2 घंटे 40 मिनट तक आपकी सेमिनार चली थी, तो उसको देखने का मुझे अवसर मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र के साथ में आज की इस परिचर्चा को समाप्त करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, सीधे बैठिए, और विश्व कल्याण की कामना के साथ में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। सभी को नमस्ते। सभी